नेचुरल वेजिटेशन चैप्टर 6 ऑफ वीना भार्गवा ज्योग्राफी बुक। इस चैप्टर में देखो पूरा चैप्टर जो है फॉरेस्ट वगैरह के अराउंड रिवॉल्व करता है। अब ये जो चैप्टर है हम दो वेज में इसको पढ़ेंगे। एक तो पहले बुक के वाइज में मैं तुम्हें चीज़ें मार्क करके बताएगी। अगर तुम्हारे पास ये बुक है तो तुम्हें किन चीज़ों पर स्ट्रेस करना है, क्या क्या चीज़ें तुम्हें अपनी बुक में मार्क करनी है, कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, किस लाइन में से क्या क्वेश्चन बनेगा। तो ये सारी चीज़ें हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में डिस्कस करने की। बाकी मैं साथ साथ तुम्हें हर एक चीज़ समझाती भी जाऊँगी लाइन वाइज। और एक वीडियो होगी जिसमें मैं तुम्हें बोर्ड पर सारी चीज़ें, सारे कंसेप्ट को समझाऊंगी, सारी चीज़ें कैसे याद करनी है वो सब हम एक बार वैसे भी एक पूरा वन शॉट कर लेंगे। इसमें हम एक बार बुक के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। तो इसका इंट्रोडक्शन देखो इसमें क्या है। अब देखो इसमें इंट्रोडक्शन तुम यूजुअली स्किप कर देते हो, बट तुम्हें नहीं करना, मैं तुम्हें बता रही हूँ तुम्हें इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है तुम्हें याद रखना। तो जो मैंने मार्क करा है वो तुम भी उसको ध्यान रखना और उसको अपनी बुक में मार्क करते जाना। Among the most valuable resources of India, its magnificent forests play a very important role in its climate as well as economic development। इसका क्या मतलब है कि हमारी जो इंडिया है उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और उसके क्लाइमेट में एक जो फॉरेस्ट है वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉरेस्ट आर अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फॉरेस्ट देखो कैसी है, रिसोर्सेज है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। मे बी एमसीक्यू में शायद ही पूछा जा सकता है कि फॉरेस्ट कैसे रिसोर्स है, तो इट इज़ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, मतलब हम फर्स्ट को प्लांट कर सकते हैं अगेन एंड अगेन, राइट। एंड हेल्प इन मेंटेन। अब देखो जो भी मैंने जैसे ब्रैकेट्स में करे ना वो सारे कीवर्ड्स हैं जिसमें जैसे तुम किसके आंसर फ्रेम कर सकते हो। डैट इज़ यूजेज ऑफ फॉरेस्ट, की फॉरेस्ट के काम क्या है, इसके ऊपर सेपरेट टॉपिक भी है। और ये टॉपिक्स सॉरी जो पॉइंट्स है वो तो रिपीट भी होंगे, बट यहीं पे अगर तुम इंट्रोडक्शन में पढ़ लोगे तो तुम्हारा वो एक टॉपिक का बर्डन भी कम हो जाएगा। तो यहीं से इसको याद कर लो कि जो फॉरेस्ट है दे हेल्प इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। फॉरेस्ट इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखते हैं, ये इसलिए हमारे लिए फॉरेस्ट ज़रूरी है। तो ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि फॉरेस्ट के यूजेस क्या है या फॉरेस्ट किस लिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो फर्स्ट दे हेल्प इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस एंड दे रिड्यूस पोल्यूशन। कैसे CO2 जैसी गैसेस को वो इनटेक करके ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। एंड दे मेंटेन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मेंटेन करते हैं ट्रांसपीरेशन के थ्रू। एंड दे प्योरीफाई एयर, प्योरीफाई अगेन फोटोसिंथेसिस से जैसे CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं तो उससे एयर प्योरीफाई होती है। एंड दे आर अ सोर्स ऑफ टिम्बर, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड फ्यूल। मतलब ये जो ट्रीज़ हैं, ये फॉरेस्ट है, ये हमें टिम्बर प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्रूट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्लावर्स प्रोवाइड कर रहे हैं और फ्यूल प्रोवाइड कर रहा है, जो कि हमारी एक नेसेसिटी है। मतलब हमें ये चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। ये जैसे टिम्बर है तो टिम्बर इज़ अ रॉ मटेरियल इन मैनी इंडस्ट्रीज़। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फ्रूट्स वगैरह, तो ये चीज़ें हमें प्रोवाइड हो रही है, फॉरेस्ट से प्रोवाइड हो रही है। तो इसका एक सोर्स है फॉरेस्ट। तो ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। और जो फॉरेस्ट है वो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है। अब ऐसे कैसे प्रिवेंट करते हैं सॉइल इरोजन को, कि देखो जो ट्रीज होते हैं वो उनकी जो रूट्स होती हैं, वो रूट्स क्या होती है, वो सॉइल को टाइटली होल्ड करके रखती है। तो वो ना सब सॉइल को ऐसे होल्ड करके रखती है कि जो उसके जो टॉप सॉइल होते हैं ना वो इरोड नहीं हो जाती। मतलब वो एकदम से ऐसा नहीं होता कि उसको विंड उड़ा के ले जाए अपने साथ और वो इरोशन हो जाए। तो ऐसा नहीं होता, वो सॉइल को होल्ड करके रखती है रूट्स, इसलिए सॉइल इरोशन नहीं होता। तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की इतनी खास ज़रूरत है नहीं, फिलहाल इस चैप्टर में तो तुम्हें ज़रूरत नहीं है इसकी एक्सप्लेनेशन देने की। पूछा जाता है तो तुम बस ये कीवर्ड्स लिख देना और बस एक बार फ्रेम कर देना एक छोटा सा सेंटेंस। ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें इन कीवर्ड्स के ऊपर ही 1 मार्क्स मिल जाएगा। एंड दे प्रोवाइड हैबिटेट टू अ वेराइटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। ये जितनी पॉइंट है सबको पता है, मतलब क्लास 7 से तुम ऐसी चीज़ें पढ़ते आ रहे हो कि अब जो फॉरेस्ट है सबको पता है दे आर हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। अब जो वाइल्ड लाइफ है, जो जंगली जानवर, वो कहाँ रहेंगे, फॉरेस्ट में तो रहेंगे। फिर एज सच ओनली 21.02% ऑफ द टोटल जोग्राफिक एरिया ऑफ लैंड इज अंडर फॉरेस्ट एरिया। तो जो हमारा टोटल जोग्राफिक लैंड है, जितनी हमारा जो धरती है उस पर जितना जो लैंड है, पूरा जो लैंड है टोटल लैंड, उसमें से जो 22.02% है, सॉरी 21.02%। तो 21%, 20 मतलब 0.2 ज़रूरी नहीं है, तुम बस 21 याद रखना कि जो 21% ऑफ द टोटल लैंड है हमारी पूरी अर्थ में, वो 21% जो है वो फॉरेस्ट एरिया है। मतलब जो टोटल लैंड है उसका 21% कितना है, फॉरेस्ट एरिया है। We fall short of the minimum due to reckless deforestation that has been going on now for decades। कि हम जो recklessly deforestation कर रहे हैं इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो
रेट है ये 21% जो है ये डिक्रीज़ होता जा रहा है ये रेट। अभी अगर ये 21.02 दे रखा है तो कुछ दिनों में 21% हो जाएगा, फिर ऐसे डिक्रीज़ होते जाएगा। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि हम रेकलेसली डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, हम बिना सोचे समझे पेड़ों को काट रहे हैं। तो ये चीज़ें डिफॉरेस्टेशन वगैरह करना, ज़ूमिंग कल्चर, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये इस रेट को डिक्रीज़ करती हैं। एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज़ लेड टू द एक्सटर्मिनेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन अ कंट्री। तो पूछा जा सकता है व्हाट हैज़ लेड टू एक्सटर्मिनेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन अ कंट्री? तो डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट अगर हम फॉरेस्ट ही तबाह कर देंगे तो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जाएंगे कहाँ? तो वो भी एक प्रॉब्लम है। फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्टिंग नेचुरल वेजिटेशन, इसमें तुम्हें कुछ खास याद नहीं रखना, सिर्फ 2 पॉइंट याद रखना कि जो चीज़ें हैं जो कि नेचुरल वेजिटेशन को अफेक्ट करती है। तो जो 2 फैक्टर्स हैं जो नेचुरल वेजिटेशन को अफेक्ट करता है, तो वो है वेरिएशन इन अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड वेरिएशन इन रिलीफ। इससे ज़्यादा तुम्हें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो रेनफॉल के बेसिस पर अब इससे क्या है, ये 2 फैक्टर्स जो है नेचुरल वेजिटेशन को अफेक्ट करता है। तो जो नेचुरल वेजिटेशन में जितनी भी चीज़ें होंगी उनको इन्हीं के बेसिस पर कैटेगराइज किया जाएगा। तो एक तो होगा वेरिएशन इन अमाउंट ऑफ रेनफॉल की, जैसे फॉरेस्ट है, नेचुरल वेजिटेशन में फॉरेस्ट वगैरह की बात करेंगे तो जैसे जो फॉरेस्ट है जो रेनफॉल के ऊपर बेस्ड है उनको रेनफॉल के अकॉर्डिंग कैटेगराइज कर जाएंगे। फिर कुछ रेनफॉल रिलीफ के अकॉर्डिंग कैटेगराइज कर जाएंगे। रिलीफ मतलब माउंटेन वगैरह, माउंटेन्स, ये सारे रिलीफ फीचर्स जो होते हैं उसके वेरिएशन में। अब है मेन टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अब जो नेचुरल वेजिटेशन है उसकी कैटेगरीज देखते हैं कि ये जो है कैसे कैसे कैटेगराइज किया गया है, इनके क्या सब पार्ट्स हैं। तो पहला क्या है, फॉरेस्ट बेस्ड ऑन वेरिएशन ऑफ रेनफॉल। जैसे हमने देखा था कि हमने देखा ना कि वेरिएशन इन रेनफॉल है पहला फैक्टर, और दूसरा फैक्टर क्या था, दूसरा फैक्टर था वेरिएशन इन रिलीफ। तो उसी के बेसिस पर यहाँ पे जो है डिवीजन होएगा, कैटेगराइजेशन होएगी। तो पहला की कैटेगरी क्या है कि ऐसे फॉरेस्ट जो रेनफॉल पे बेस्ड हो तो उनकी ये कैटेगरी है, और ऐसे फॉरेस्ट जो रिलीफ पे बेस्ड है उनकी ये कैटेगरी है। तो रेनफॉल पे बेस्ड कौन से फॉरेस्ट है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडुअस मानसून फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट वेजिटेशन, थॉर्न एंड स्क्रब फॉरेस्ट। फिर फॉरेस्ट बेस्ड रिलीफ है माउंटेन फॉरेस्ट और मिक्स्ड फॉरेस्ट, मैनग्रोव, टाइडल और लिटोरल फॉरेस्ट। ये तुम्हें तीनों नाम पता होना चाहिए। एक और नाम है तो मैं आगे बताऊँगी जब इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी तो ये तुमने कैटेगरी देख ली, अब इनके बारे में हम डिटेल में जाएंगे। तो पहला हमारा क्या था, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तुमने ना ट्रॉपिकल एवरग्रीन और डेसिडुअस फॉरेस्ट इनके बारे में क्लास 8th और 7th में पढ़ा है। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा तुमने पढ़ा है क्लास 8th में भी। तो तुम्हें इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया तो होगा कि ये ऐसे यहाँ पे ऐसे पेड़ों की बात की जाती है जो अपने लीव्स को बिल्कुल भी शेड नहीं करते, जहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है और जहाँ पे ट्रीज़ अपनी जो लीव्स हैं उनको शेड नहीं करते, ऐसे ट्रीज़ की यहाँ पे बात की जाती है। ठीक है, तो देखो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में यहाँ पे क्या है, इसको क्या कहते हैं हम, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर रेनफॉल जो होती है मोर देन 200 सेंटीमीटर्स होती है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वाई इज़ इट नोन एज रेन फॉरेस्ट, इसको रेन फॉरेस्ट क्यों कहते हैं? तो तुम लिखोगे, आंसर तुम लिखोगे तो यू विल राइट कि बिकॉज हेयर रेनफॉल इज़ मोर देन 200 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो रेनफॉल होती है डैट इज़ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। ठीक है, ये तुम्हें मेंशन करना पड़ेगा, इसके बिना तुम्हें नंबर नहीं मिलेंगे। सिर्फ इतना लिख दो कि रेनफॉल ज़्यादा होती है तो उससे शायद नंबर ना मिले, तो तुम स्पेसिफिक जाओ कि हाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होती है। तो यहाँ पे तुम्हें क्लाइमेट में सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है, डैट इज़ कि एक तो टेम्परेचर और ऊपर से रेनफॉल, बस 2 चीज़ याद रखो, टेम्परेचर, रेनफॉल। तो टेम्परेचर कितना है यहाँ का 25 डिग्री से 27 डिग्री तक, तो 25 to 27, और रेनफॉल कितनी है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा। अब ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, इसको बार बार ऐसे बोलते रहो कि हाँ एवरग्रीन में कितना कैसा था, एवरग्रीन में 25 से 27 था और रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा थी। देखो जो ये वाली कैटेगरी है ना हमारी, ये जो पूरी कैटेगरी है इसमें मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल जो होगी, जिसमें जब वाला ज़्यादा रेनफॉल वाला जो है ना वो सिर्फ यही है एक। तो बाकी सब में जो रेनफॉल होगी ना वो कम ही होगी। तो तुम्हें ऐसे याद रहेगा कि हाँ अगर मेरे पास ये 4 कैटेगरीज थी तो इनमें 4 कैटेगरी में से सबसे ज़्यादा रेनफॉल किस में हो रही थी, तो वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में हो रही थी रेनफॉल ज़्यादा। तो तुम्हें ऐसे याद आ जाएगा कि हाँ मोर देन 200 सेंटीमीटर वाली सिर्फ एक ही कैटेगरी थी जो कि थी एवरग्रीन। फिर इसका टेम्परेचर तो तुम्हें पता है, अगर थोड़ा सा कूलर टाइप का टेम्परेचर होगा तो रूम टेम्परेचर टाइप का टेम्परेचर होता है 225 to 27 डिग्री का। अब है एरियाज एंड स्टेट्स। अब हमें ना एरिया स्टेट्स में क्या पर्टिकुलर पार्ट्स याद रखने पड़ेंगे। अब यहाँ पे ना एक चीज़ में कंफ्यूज होता है लोग यूजुअली कि एरिया पूछा जाता है तो स्टेट लिख देंगे, स्टेट पूछा जाता है तो एरिया लिख देंगे। इन दोनों में ना अलग अलग चीज़ें लिखनी होती है।
अगर तुमसे कोई बोल रहा है एरिया लिखना है तो तुम लिख सकते हो वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, बट अगर तुमसे पूछा जाए स्टेट तो तुम क्या लिखोगे? तब तुम लिखोगे केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र। ये चीज़ें स्टेट्स में लिखी जाती है, और ऐसी चीज़ें वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, हिमालयस, ईस्टर्न हिमालयस, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी एरियाज़ हैं। तो ये डिफरेंस तुम्हें एक चीज़ क्लियर होना चाहिए, इसमें गलती मत करना, वरना तुम क्या कहोगे यहाँ पे तो लिखा है बट तुम्हें नंबर नहीं मिला, तो एक रीज़न है क्योंकि नंबर नहीं मिले। अब यहाँ पे क्या तुम्हें पर्टिकुलर पार्ट्स भी मेंशन करने पड़ेंगे, क्योंकि तुम सिर्फ वेस्टर्न घाट्स लिख दो तुम्हें नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, तुम्हें वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स लिखना पड़ेगा, या फिर विंडवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स, कुछ ना कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, मैं स्पेसिफिक होना पड़ेगा इधर तुम्हें थोड़ा सा। एंड देन देखते हैं क्या क्या एरियाज ऑफ स्टेट्स में। देखो पहले तो हमें मेन एरिया मिल गया वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न घाट, जो कि तुम्हें लिखना ही लिखना है। मैं तो चाहे तुम और कुछ मत लिखो, बट एटलीस्ट ये तो लिखो, ये सबसे मेन ऐसा समझ लो, ये तुम्हें लिखना ही लिखना है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स है, ठीक है। एंड देन यू कैन राइट पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, ज़रूरी नहीं लिखना। और स्टेट पूछा जाता है तो तुम लिख देना कर्नाटका एंड केरला, ठीक है, दोनों के से स्टार्ट होते हैं, कर्नाटका एंड केरला। और फिर दूसरा एरिया कौन सा आ गया? अच्छा ये तो दो हो गए, दो स्टेट हो गए। अभी हमने क्या करा, अभी हमने एक एरिया देखा और दो स्टेट देखे। अब देखो ये क्या है, तीसरा, सॉरी ये आ गया दूसरा एरिया, तो ईस्टर्न हिमालयस या फिर टेराई रीजन। तो ये पूरा तुम मेंशन करना पड़ेगा तुम्हें कि ईस्टर्न हिमालयस है तो तुम ईस्टर्न हिमालयस लिखो, या फिर टेराई रीजन लिखो, मतलब लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये तो पूरा लिख दो तो और अच्छा है कि ईस्टर्न हिमालयस इन ब्रैकेट टेराई रीजन, और स्पेसिफिक हो जाते हैं तो टेराई रीजन, या फिर सिंपल ईस्टर्न हिमालयस भी लिख सकते हो, बट सिर्फ हिमालयस मत लिखना, ईस्टर्न हिमालय ज़रूर लिखना। एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या गया, एरिया हो गया कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में स्पेसिफिकली लसाई, खासी, जयंतिया, गारो, और दीज आर नोन एज असम हिल्स। तो ये इतना ज़्यादा ज़रूरी तो है नहीं, बट तुम वैसे इतना याद रखना, वेस्टर्न साइड, सॉरी वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, कर्नाटका का केरला, ईस्टर्न हिमालयस, ये चार हो गए अभी हमारे, दो एरियाज और दो स्टेट्स। बाकी नॉर्थ ईस्ट इंडिया याद रख लेना, और इसमें ये बस जो है चार है, बस को बस रीड कर लेना कि एमसीक्यू बारे में कोई पूछा जाए तो तुम आंसर कर पाओ। एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स लिख सकते हो तुम, ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स लिख सकते हो। बस ये तुम्हारे 5 एग्जांपल्स हैं, इतना बहुत है, तुम ज़्यादा मत रटो। इनको बस एक बार रीड कर लेना कि हाँ एमसीक्यू में आ जाए तो कन्फ्यूज़ ना हो जाओ। बाकी तुमने जितना याद करना था मैंने तुम्हें बता दिया। फिर विंडवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ये एल्टीट्यूड दे रखा है, वो तुम्हें ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इसका एल्टीट्यूड रखना, बट हाँ ये याद रखना कि विंडवर्ड साइड क्या होता है, ओरियोग्राफिक रेनफॉल में हमने पढ़ा है कि देखो जैसे ये मैप देख रहे हो, ये देखो यहाँ पे ना होता है वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स होते हैं। तो ये जो साइड है यहाँ पे चले जैसे माउंटेन्स है, तो जैसे रेनफॉल होती है तो रेनफॉल क्या होती है, यहाँ पर पड़ती है, इधर रेनफॉल पड़ती है, और माउंटेन की दूसरी साइड पे जो होते हैं वो उधर रेनफॉल नहीं पड़ती है। तो जहाँ पर रेनफॉल नहीं पड़ती है उसको लीवर्ड साइड कहते हैं, और जहाँ पे पड़ती है उसको विंडवर्ड साइड कहते हैं। तो ये जो साइड होती है जहाँ पे बहुत हैवी रेनफॉल पड़ती है वो होती है विंडवर्ड साइड। इसके बारे में डिटेल में और क्लाइमेट चैप्टर में भी करा है। अभी यहाँ पे बस इतना याद रखना कि हाँ ये विंडवर्ड साइड जहाँ पे रेनफॉल हो रही है उसको विंडवर्ड साइड कहा गया है। तो वेस्टर्न घाट्स जैसे ये वेस्टर्न घाट्स है तो इसके विंडवर्ड साइड पे जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं उनको एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है, मतलब वो एवरग्रीन फॉरेस्ट उधर ही पाए जाते हैं नॉर्मली। फिर एक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, एज देर फाउंड इन द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल दे आर ऑल्सो नोन एज रेन फॉरेस्ट। एक वैसे कैरेक्टरिस्टिक में लिखना इतना ठीक नहीं लगता क्योंकि, बट हाँ तुम चाहो तो तुम लिख सकते हो, बट इसके और अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और अच्छे पॉइंट है जिनको तुम्हें ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करना है, मैं तुम्हें आगे बताऊंगी। इस पॉइंट को ना लीस्ट प्रायोरिटी में रखो, कैरेक्टरिस्टिक अगर पूछी जाए तो। ये मैंने ऑलरेडी पॉइंट डिस्कस कर लिया था और इसमें तुम्हें बता दें इसको आंसर कैसे करना है। अब यहाँ पे ये है सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक तुम्हारी, द थिक ग्राउंड कवर ऑफ फॉरेस्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्लाइंबर्स एंड एपीफाइट्स। कि जो थिक ग्राउंड कवर है, जो फॉरेस्ट है उनका जो थिक ग्राउंड कवर है उसको कैरेक्टर्स क्या है, क्लाइंबर्स और एपीफाइट्स में। यानी कि इधर क्लाइंबर्स और एपीफाइट्स काफ़ी कॉमन है, मतलब क्लाइंबर्स तो तुम्हें पता है जैसे वाटरमेलन वगैरह सारी होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं मतलब ग्राउंड के पास पाए जाने वाले ऐसे प्लांट्स। एंड देन एपीफाइट्स कैसे होते हैं, प्लांट्स जो कि प्लांट के ऊपर ग्रो करें। तो दीज आर प्लांट विच ग्रोज ऑन द प्लांट, एक प्लांट के ऊपर दूसरे प्लांट की ग्रोथ हो जाना, उनको एपीफाइट्स कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, क्लाइंबर्स और एपीफाइट्स से कैरेक्टराइज किया जाता है ग्राउंड कवर को। एंड बैम्बू एंड फर्न्स आर ऑल्सो कॉमन, क्या बैम्बू और फर्न्स पाए जाते हैं, ये तो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। एज दे डू नॉट शेड देयर लीव्स। अच्छा ये है ना, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक पूछी जाती है तो सबसे पहला पॉइंट तुम्हारा ये होना चाहिए, एज दे डू नॉट शेड देयर लीव्स एट द सेम टाइम, कि ये लीव्स शेड नहीं करते। ये मेन चीज़ है इनके बारे में कि लीव्स
शेड नहीं करते। They do not shed the leaves and they remain evergreen and they so they are called tropical evergreen forest। तो यहाँ से दो रीजन क्वेश्चन ये बनेंगे कि रेन फॉरेस्ट क्यों कहते हैं और एवरग्रीन क्यों कहते हैं। एवरग्रीन का भी आंसर मिल गया क्योंकि लीव शेड नहीं करते और सारे टाइम रिमेन, दे ऑलवेज रिमेन ग्रीन, एवरग्रीन, तो इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। और दूसरा क्या कि रेन फॉरेस्ट क्यों कहते हैं उसका भी हमने डिस्कस कर लिया। देन एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट गिव रीजन क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। एवरग्रीन फॉरेस्ट हैव नॉट बीन प्रॉपरली एक्सप्लॉटेड ड्यू टू डेंस अंडरग्रोथ एंड लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। पूछा जाएगा वाई आर एवरग्रीन फॉरेस्ट नॉट प्रॉपरली एक्सप्लॉटेड। हम एवरग्रीन फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम उधर से रिसोर्सेज क्यों नहीं ज़्यादा ग्रैब कर पा रहे हैं, हम उन फॉरेस्ट का क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा क्यों नहीं उठा पा रहे हैं, वहाँ पर ह्यूमन्स का जाना इतना मुश्किल क्यों है। तो दो रीज़न बनते हैं कि ड्यू टू द डेंस अंडरग्रोथ एंड लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, क्योंकि वहाँ पे एक तो बहुत ज़्यादा डेंस अंडरग्रोथ है तो वहाँ पे जा ही नहीं पाओगे, इतना ज़्यादा डेंस अंडरग्रोथ है। एंड देन देर इज़ लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं है कि तुम वहाँ पे जा पाओ और एक्सप्लोर कर सको उन फॉरेस्ट को। तो दो रीज़न बनते हैं, ड्यू टू डेंस अंडरग्रोथ एंड लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। इसका एक और रीज़न बोर्ड में कंसिडर हो सकता है मे बी कि डेट इज़ यहाँ पे जो फॉरेस्ट है वो मिक्सड स्टैंड के होते हैं, बट उस पॉइंट को अगर पूछा जाता है 3 नंबर में तभी, वैसे 3 नंबर पूछा जाएगा बट हाँ अगर कुछ याद ना है तभी मिक्स स्टैंड लिखना मे भी शायद वो कंसिडर कर ले, क्योंकि आगे इसमें गिव रीजन क्वेश्चन में उधर इसको एक आंसर की तरह कंसिडर करा गया है। इसके यहाँ पे देखो 2 पॉइंट है, वो दोनों पॉइंट मैंने तुमने समझा दिए, डेंस अंडरग्रोथ और लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, इसको भूलना मत, अच्छा पॉइंट है ये। फिर है स्पीशीज़। अच्छा तुम्हें स्पीशीज़ भी वगैरह सारी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। इस चैप्टर में कुछ भी मत छोड़ना कि जो सिलेबस के हिसाब से मत ज़्यादा सिलेबस है तो कुछ भी लिखा होगा, बट एक्चुअली जो है सब पार्ट्स में से कुछ भी पूछ लेंगे ये, तो रिस्क नहीं लेना इस चैप्टर में। इसमें जो भी मैं तुम्हें बता रही हूँ सारा पढ़ लेना, ठीक है। रोज़वुड ट्रीज देखो पहली स्पीशीज़ है, इसमें याद रखना कि एवरग्रीन में तुम्हारी 3 स्पीशीज़ होंगी, ठीक है। एवरग्रीन में तुम्हारे 3 स्पीशीज़ है जो कि डिटेल में है, जिनके बारे में कुछ लिखा है, यूजर्स कैरेक्टरिस्टिक और एरिया जिनके बारे में मेंशन है, वो 3 ही स्पीशीज़ है। बाकी तो एग्जांपल्स वगैरह दे रखे हैं और भी बैम्बू वगैरह दे रखे हैं, बट जिनके बारे में डिटेल में बात की गई है वो 3 स्पीशीज़ है। तो पहला है रोज़वुड ट्रीज़। रोज़वुड ट्रीज क्या होते हैं, दे आर हार्ड एंड दे हार्ड फाइन एंड ग्रेन्ड एंड ड्यूरेबल। मतलब एक तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं और ये फाइन ग्रेन्ड होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक हो गई। फिर सेकंड क्या है, सेकंड इसका यूज़ है, ये क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये यूज़ है और ये एरिया है। अब इसका यूज़ क्या है कि एक्सपेंसिव फर्नीचर बनाने में काम होता है, और ये जो एक्सपेंसिव फर्नीचर बनाने वाला पॉइंट है ना, ये तीनों के लिए कॉमन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ फर्नीचर लिखा है बट हाँ फर्नीचर वर्ड कॉमन तीनों में है, तो यहाँ पे तीनों में यूजेस में फर्नीचर की बात होगी। देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट सिस्टम और इसका तो बिल्कुल कॉमन है, बाकी उसमें सिर्फ एक्सपेंसिव की जगह सिर्फ फर्नीचर लिखा है, इतना फ़र्क है। तो एक यूज़ तो तुम्हें यह है कि यूज़ तुम्हें तीनों का लिख सकते हो कि फर्नीचर बनाने में काम आता है, और इन दोनों में स्पेसिफिकली एक्सपेंसिव फर्नीचर बनाने में काम आता है। तो रोज़वुड इज़ यूज फॉर मेकिंग एक्सपेंसिव फर्नीचर। दे आर फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका और वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स। अरे तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा, तुम सिंपल लिख दो वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स, क्योंकि एवरग्रीन की स्पीशीज़ है तो वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है। पार्ट्स इन केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका में पाया जाता है। तो दोनों स्टेट याद कर रहे थे ना हमने एवरग्रीन के, तो वही दोनों स्टेट्स लिख दो अगर कुछ याद नहीं आ रहा तो। सीजन सीजन में देखो अब एरियाज गिवन नहीं है, तो अगर कभी पूछा जाए, अगर देखो यहाँ पे गिवन तो है नहीं, बट अगर बाय चांस पूछा गया तो तुम एवरग्रीन के एरियाज लिख देना। तो ये हो गया रोजवुड के बारे में। ये मैंने तुम्हें बता दिया कि क्या क्या लिखना है इसमें। अब देखो शीशम में क्या है, अब देखो शीशम को शीशम भी कहते हैं। तो शीशम क्या है, हार्डवुड होता है, तो हार्डवुड ये भी काइंड ऑफ हार्डवुड ही होता है रोजवुड, और ये भी हार्डवुड होता है। दो इसके बारे में ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक कम ही पूछी जाती है, बट इनके यूजेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें यूज़ क्या है इसका, यूज फॉर मेकिंग एक्सपेंसिव फर्नीचर। तो दोनों में कॉमन हो गया, तो शीशम तो ऐसे ही तुम्हें याद आ जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं। रोजवुड जैसे जो भी रोजवुड में है वो शीशम में लिख देना। एंड गुर्जन में क्या है, गुर्जन का भी कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं दे गिवन है, इसमें तुम्हें सिर्फ यूज़ याद रखना है इसका। इट इज़ यूज फॉर हाउस बिल्डिंग, रेलवे स्लीपर्स एंड फर्नीचर। तो पूछा जाएगा वो विच ट्री इज़ यूज फॉर मेकिंग रेलवे स्लीपर्स, तो तुम गुर्जन लिख सकते हो, और भी आगे आएंगे ऐसे रेलवे स्लीपर वाले, बट हाँ गुर्जन भी एक एग्जाम्पल है, तुम लिख सकते हो, ठीक है। हाउस बिल्डिंग में काम होता है, फर्नीचर में काम होता है। फिर इट इज़ फाउंड इन वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार एंड हिमालयन रीजन। तो कुछ भी याद नहीं आता, देखो तुमने वेस्ट बंगाल अंडमान निकोबार, चलो वेस्ट बंगाल तो तुमने नहीं देखा स्टेट में एवरग्रीन वाले में, बट अंडमान निकोबार और हिमालयन रीजन तो तुमने पढ़ा था पिछले पिछले वाले में भी। तो तुम बस वही लिख देना कि अगर उधर वेस्टर्न साइड और वेस्टर्न घाट्स होगा तो दूसरा हिमालय वाला तुम इधर लिख दो, ठीक है।
फिर है डेसिडुअस मानसून फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, दो नाम है इसके, डेसिडुअस मानसून फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो इसमें क्या होता है, अगर इसका तुम्हें टेम्परेचर और रेनफॉल ज़्यादा चाहिए तो इसका रेनफॉल होता है, सॉरी, टेम्परेचर होता है 25 to 27। देखो एवरग्रीन में था 25 से 27, इसमें है 24 से 27, बस इतना डिफरेंस है, एक कम हो जाएगा इसमें, मतलब 25 to 27 था, इसमें 24 to 27 हो गया। अच्छा इसमें अगर तुम 25 to 27 लिखो, वैसे गलत तो नहीं होगा, ये रेंज जो है थोड़ी सी वेरी करती रहती है, बट अगर तुम्हारी बुक में जो गिवन है तुम्हें उसी के अकॉर्डिंग जानना चाहिए। बाकी बोर्ड्स में तो देखना पड़ेगा कि उसके काफ़ी कलेक्टिवली काफ़ी सारी बुक में देखना पड़ेगा कि क्या क्या डेटा है, उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे कि और कोई वैल्यूज़ एक्सेप्टेबल है या नहीं। बाकी तुम ये भी 25 to 27 लिखो तो उतना गलत नहीं होता, बट हाँ स्पेसिफिक वैल्यू गिवन है बुक में तो वही लिखो। फिर इसकी रेनफॉल कैसे होती है, 150 to 200, यानी कि अगर तुम्हारे एवरग्रीन में था मोर देन 200 तो उधर क्या होगा, लेस देन 200, और लेस देन 200 भी स्पेसिफिकली क्या, 150 से 200 तक, तो 150 सेंटीमीटर to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है उधर, मतलब अच्छी खासी रेनफॉल हो जाती है, बट 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होती। एरियाज ऑफ स्टेट्स में क्या है, इसमें ना तुम्हें दो बहुत इधर एक बहुत स्पेशल चीज़ है तुम्हारे लिए, तो तुम्हें याद रखनी है इसमें कि हमें तो तुम्हें दो बेल्ट्स गिवन है, ये दो बेल्ट्स तुम्हें बिल्कुल टिप्स पे याद होनी चाहिए। फिर बाकी तो स्टेट्स हैं, ठीक है, तो इसमें एरियाज में तुम्हें बेल्ट याद रखने हैं, तो दो बेल्ट है, एक तो है बेल्ट रनिंग अलॉन्ग द वेस्टर्न घाट्स ऑन द ईस्टर्न स्लोप्स। तो जो वेस्टर्न घाट्स है ऑन ईस्टर्न स्लोप्स, उसके ना एक बेल्ट जाती है उस एरिया में, वेस्टर्न घाट्स होते हैं जो ईस्टर्न स्लोप पे, जो वेस्टर्न घाट्स होते हैं तो जो बेल्ट उधर से जाती है वो वाली बेल्ट होगी एक, उधर डेसिडुअस फॉरेस्ट पाया जाता है। और सेकंड बेल्ट कौन सी है, सेकंड बेल्ट ऑफ डेसिडुअस फॉरेस्ट रन अलॉन्ग द शिवालिक रेंज एंड छोटा नागपुर प्लेटू। तो दूसरी बेल्ट कहाँ से जाएगी, शिवालिक रेंज से छोटा नागपुर प्लेटू तक जो रेंज जाएगी, जो बेल्ट जाएगी उसको, वो दूसरी बेल्ट होगी डेसिडुअस फॉरेस्ट की, और एक बेल्ट होगी वेस्टर्न घाट्स ऑन द ईस्टर्न स्लोप, ठीक है। तो दो बेल्ट ये तुम्हें याद रखनी है। फिर स्टेट्स में तुम बिहार, यूपी, उड़ीसा, एमपी, मणिपुर, ये तो यूजुअली यहाँ पे क्या है, तुम्हें ईस्ट के स्टेट ज़्यादा देखे, जैसे मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, सारे ईस्ट के स्टेट हैं। बाकी अंडमान निकोबार आइलैंड्स देख सकते हो तुम। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स दे, अब अच्छा इसमें क्या, एवरग्रीन में अगर शेडिंग नहीं हो रही थी तो इधर क्या हो जाएगी, शेडिंग हो जाएगी। तो दे दिस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स फॉर अबाउट 6 to 8 weeks ड्यूरिंग द स्प्रिंग। तो ये क्या है, ये जो लीव्स, सॉरी, ये जो ट्रीज़ होते हैं, जो डेसिडुअस मानसून फॉरेस्ट होते हैं, ये अपने जो लीव्स हैं उनको शेड करते हैं 6 से 8 हफ्तों के लिए। तो मतलब 6 से 8 हफ्ते में ये ना कॉन्स्टेंटली इनकी लीव्स जो होती है शेड होती रहती है और एक टाइम पे पूरी हो जाती है शेडिंग, और जो ट्री है तो पूरा बेयर हो जाता है। तो दीज फॉर शेड द लीव्स फॉर अबाउट 6 to 8 weeks ड्यूरिंग द स्प्रिंग। तो स्प्रिंग में शेड करते हैं अपने लीव्स को, एंड अर्ली समर, जब समर स्टार्ट होने वाली होती है उससे थोड़े से पहले, यानी कि मार्च और अप्रैल के टाइम पे। मार्च अप्रैल में वाला गर्मी हमको स्टार्ट हो रही होती है, तो मार्च अप्रैल में या फिर स्प्रिंग में ये जो होती है शेडिंग होती है। और ये क्यों होता है, क्योंकि मॉइस्चर नहीं होता है, तो ये शेडिंग कब होती है, व्हेन सफिशिएंट मॉइस्चर फॉर लीव्स इज़ नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो कंडीशन क्या है कि जब मॉइस्चर की कमी हो जाती है लीव्स में, तो तब ये जो शेडिंग होती है, तब ये शेडिंग होती है, ठीक है। द सब सॉइल ऑफ वाटर इज़ नॉट इनफ फॉर द ट्रीज टू रिटेन देयर लीव्स। तो जो सॉइल होती है उसमें, सब सॉइल होता है स्पेसिफिकली, उसमें इतना पानी नहीं होता कि जो वाटर है वो लीव्स में रिटेन हो जाए, इतना पानी नहीं होता, इसलिए जो लीव्स हैं वो शेड हो जाती है। एंड बाय अप्रैल और मई द डेसिडुअस फॉरेस्ट ऑलमोस्ट लुक बेयर। अब देखो क्या होता है, मार्च और अप्रैल, देखो मार्च से अप्रैल तक तो शेडिंग होती रहेगी। अब एंड ऑफ अप्रैल और स्टार्ट ऑफ मई के बीच, मतलब जब अप्रैल ख़त्म होने को आ जाता है ना, तब सारी शेडिंग कंप्लीट हो जाती है और जो ट्री है वो बिल्कुल बेयर लगता है, उसमें कोई भी लीव्स नहीं होती। फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ टेम्परेट जोन शेड देयर लीव्स इन ऑटम। अब देखो जैसे तुम्हारी अर्थ है ना, तो अर्थ में क्या होता है, एक इक्वेटर होता है, इक्वेटर से ऊपर ना दो रीजन होता है, नीचे भी वैसे होते हैं। देखो यहाँ पे देखो कि अगर ये तुम्हारा इक्वेटर है, ये तुम्हारी अर्थ है, इसके ऊपर एक ये बेल्ट आती है, एक ये मतलब रीजन आता है, एंड उसके ऊपर एक ये रीजन आता है, एक रीजन आता है, ये साउथ और नॉर्थ में ऐसा होता है। ये जो एरिया तो तुम्हारे आता है एक ट्रॉपिकल जोन। और ये जो ऊपर वाला एरिया होता है, ये जो मैंने तुम्हें दिखाया ना, ये जो एरिया जो मैंने शेड करा है, ये शेडेड एरिया जो है तुम्हारा, ये है टेम्परेट जोन। और जो ऊपर वाला है वो डेट इज़ नॉर्थ टेम्परेट जोन। तो ये जो है ये क्या है, ये नॉर्थ टेम्परेट जोन है। तो फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ टेम्परेट जोन शेड द लीव्स इन ऑटम, यानी कि ये जो
स्पेसिफिकली डेसिडस फॉरेस्ट नॉर्थ टेम्परेट जोन में ज़्यादा पाए जाते हैं और ये अपने लीज को ऑटम में शेड करते हैं। तो जो नॉर्थ टेम्परेट जोन में पाए जाने वाले फॉरेस्ट हैं वो स्प्रिंग की जगह अपनी लीज को ऑटम में शेड करेंगे। तो नॉर्थ टेम्परेट जोन वाले डेसिडस फॉरेस्ट अपनी लीज को ऑटम में शेड करते हैं। तो मुझे बस इतना याद रखना है। अब क्या है कैरेक्टरिस्टिक में आगे देखो, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकली एज दे यील्ड मोर वैल्यूएबल टिम्बर। यहाँ से ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है। तो मैं आगे एक्सरसाइज में भी मिलेगा सेम क्वेश्चन कि ये जो डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं तो देखो दो क्वेश्चन बनेंगे, विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब इकोनॉमिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट, मतलब ऐसे फॉरेस्ट जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिकली, वो कौन से फॉरेस्ट है। तो ये पहला क्वेश्चन बना। सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा कि वाई आर दीज फॉरेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकली। तो दो सब पार्ट के फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो पहले बताओ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है इकोनॉमिकली और क्यों है। तो यही बताओ तो क्या है, क्या का आंसर है डेसिडुअस। क्यों है, क्योंकि ये हमें वैल्यूएबल टिम्बर देते हैं, हमें एक बहुत अच्छा खासा टिम्बर देते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी का टिम्बर देते हैं जो कि एक रॉ मटेरियल की तरह काम करता है हमारी इंडस्ट्रीज़ में। हमें इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो ये हमें टिम्बर प्रोवाइड करता है और काफ़ी और भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है डेसिडुअस फॉरेस्ट, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिकली। दे ऑक्यूपाई मच लार्जर एरिया देन द एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये तुम्हें थोड़ा सा बताना चाहिए बस, बाकी कुछ पूछा जाता है नहीं इसमें से। डेसिडुअस मॉनसून फॉरेस्ट हैव ट्रीज फाउंड इन प्योर स्टैंड्स। अच्छा, अब ये यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं मिक्स्ड स्टैंड्स के ट्रीज और डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं प्योर स्टैंड्स के ट्रीज। डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं प्योर स्टैंड्स, एवरग्रीन होते हैं मिक्स्ड स्टैंड्स। मिक्स्ड स्टैंड्स मतलब बहुत जैसे मतलब उनका जो 80% कैनोपी होता है ना उसमें बहुत सारी स्पीशीज़ होती है, बट इसमें क्या होता है 80% कैनोपी में सिमिलर स्पीशीज़ होती है, मतलब एक ही टाइप की स्पीशीज़ होती है बहुत ज़्यादा। तो 80% कैनोपी में एक ही टाइप की स्पीशीज़ होगी तो प्योर स्टैंड होता है। एंड देन जब बहुत सारी स्पीशीज़ हो उसमें मिक्स स्टैंड। तो इसमें क्या है, अब देखो वो स्पीशीज़ मतलब 80% कैनोपी के अंडर, तो वो एक ही स्पीशीज़ के टाइप ऑफ ट्रीज, तो वो प्योर स्टैंड कहलाते हैं। ये मतलब ये जो डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं प्योर स्टैंड के होते हैं, एवरग्रीन मिक्स स्टैंड के होते हैं। बस इतना सा डिफरेंस याद रखना है तुम्हें इन दोनों के बीच का, ये वाला डिफरेंस का एक पॉइंट तुम्हें पता होना चाहिए कि मिक्स कौन सा और प्योर कौन सा। बस फिर इसके स्पीशीज़ में देखो टीक है पहला। देखो टीक में क्या है, टीक वुड इज़ यूनिवर्सली यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर। देखो फर्नीचर तो कहीं भी आ जाएगा, फर्नीचर में तुम कहीं भी घुसा सकते हो क्योंकि एट द एंड सारे वुड्स की तरह ही, मतलब वुड्स ही हैं तो ये फर्नीचर बनाने में कहीं ना कहीं काम आते ही हैं। तो दे हेल्प इन मेकिंग फर्नीचर, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, डोर्स, विंडोज एक्सेट्रा एंड शिप बिल्डिंग। अच्छा, पूछे जा सकते हैं विच ट्री इज़ यूज फॉर शिप बिल्डिंग। तो शिप बिल्डिंग के लिए तुम्हें याद रखना है टीक। शिप बिल्डिंग में तुम क्या लिखोगे, टीक लिखोगे। ठीक है, स्पेसिफिकली अगर शिप बिल्डिंग पूछा जाता है तो तुम्हें टीक ही लिखना पड़ेगा। एंड देन जो सेकंड वाला पॉइंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से बना गिव रीजन क्वेश्चन तुम्हारा, सीजन टीक वुड कैन रेसिस्ट वाइट एंड्स। अब पूछा जाएगा विच ट्री कैन रेसिस्ट वाइट एंड्स। तुम लिखोगे सिर्फ टीक वुड नहीं लिखना है, तुम्हें लिखना है सीजन टीक वुड। सीजन टीक वुड कैन रेसिस्ट वाइट एंड्स। क्यों, अब होता क्यों है ऐसा, क्यों, बिकॉज ऑफ द नेचुरल ऑयल कंटेंट एंड प्रॉम्प्ट टिश्यूज़। जो ये जो टीक होता है ना इसके अंदर होता है नेचुरल ऑयल कंटेंट। और ये जो नेचुरल ऑयल कंटेंट होता है यही रीज़न होता है कि इसमें रस्टिंग क्यों नहीं होती। ठीक है, मतलब ये जो होता है टीक वुड ये आयरन नेल्स को भी रस्ट नहीं करता और ये इरोड भी नहीं करता, ना ये इरोड करता ना ये रस्ट करता आयरन नेल्स को। और रेजिस्ट वाइट एंड्स को क्यों करता है, ये वाइट एंड्स इसके आसपास क्यों नहीं जा पाती, क्योंकि इसके अंदर ऑयल कंटेंट होता है। तो नेचुरल ऑयल कंटेंट हो गया एंड देन इट हैज़ प्रॉम्प्ट टिश्यूज़। तो ये दो रीज़न बन जाते हैं इसके। ठीक है, ये गिव रीज़न हो गया। फिर हमने ये भी डिस्कस कर लिया। अब फिर इसके बाद स्टेट्स हैं, तो स्टेट में लगना कि महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, पे से दो याद कर लो, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश टीक से रिलेटेड है। ठीक है, टीक से रिलेटेड क्या है, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। फिर साल है, साल में देखो क्या है, सालवुड इज़ वेरी हार्ड एंड रेजिस्टेबल टू वाइट एंड्स। ये भी रेजिस्टेबल होता है वाइट एंड्स के। तो अगर पूछा था विच वुड इज़ रेजिस्टेबल टू वाइट एंड्स तो तुम टीक और साल दोनों लिख सकते हो। ठीक है, टीक मेन एग्जाम्पल है बट साल भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो रेजिस्टेबल टू वाइट एंड्स। इट अकर्स इन लार्ज प्योर स्टैंड्स। मतलब साल के जैसे अगर एक एरिया जहाँ पे अगर एक एरिया है जहाँ पे साल ट्रीज पानी जाता है तो वो 80% कैनोपी साल की होगी। तो इट अकर्स इन लार्ज प्योर स्टैंड्स। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग रेलवे स्लीपर्स एंड हाउस बिल्डिंग। देखो रेलवे स्लीपर्स अगेन आ गया। रेलवे स्लीपर्स हमने कहाँ पढ़ा था, हमने पढ़ा था ये गुर्जन में। रेलवे स्लीपर्स हमने गुर्जन में पढ़ा था।
तो यहाँ पे गुर्जन के साथ एक और क्या आ गया, साल। तो साल भी रेलवे स्लीपर्स बनाने में काम आता है और हाउस बिल्डिंग में भी काम आता है। गुर्जन भी हाउस बिल्डिंग में काम आता है। इट इज़ फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ सेंट्रल एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ सेंट्रल, तो बस इतना याद रखना, नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इट अकर्स इन द स्टेट्स ऑफ बिहार, यूपी, ओडिशा, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा एंड असम। यहाँ पे ये याद रखना कि साल जो है साउथ इंडिया में कम पाया जाता है। इसमें जो तुम्हें मेन जहाँ पे पाया जाता है ना, वो नॉर्दर्न एरियाज में ज़्यादा पाया जाता है। यानी कि तुम ले सकते हो बिहार, यूपी, ओडिशा, और थोड़ा सा ईस्ट में चले जाओ तो असम, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश। तो सेंट्रल देखो, सेंट्रल से तुम्हें इतना पता है, सेंट्रल में क्या है, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ऐसे याद हो जाएगा तुम्हें। एंड देन नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ में यूपी, बिहार लिख देना, बस इतना बहुत है। फिर सैंडलवुड। सैंडलवुड क्या है, सैंडलवुड हमारे लिए ना इकोनॉमिकली बहुत यूज़फुल है। क्योंकि ये नहीं है, अब ये इकोनॉमिकली यूज़फुल क्यों है, क्योंकि ये हमें प्रोवाइड करता है सैंडलवुड फॉर हैंडीक्राफ्ट्स एंड कार्विंग, एंड सैंडलवुड ऑयल भी प्रोवाइड करता है जो कि परफ्यूमरी और कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है। तो एक तो ये गिव रीज़न बन गया, ऊपर से तुम्हें दो यूजेस मिल गए सैंडलवुड के। पहला यूज़ क्या है कि सैंडलवुड हैंडीक्राफ्ट्स और कार्विंग में काम आता है, एंड देन सैंडलवुड ऑयल इज यूज्ड इन परफ्यूमरी एंड कॉस्मेटिक्स, एंड इट इज़ मेनली फाउंड इन कर्नाटका। यूजुअली कहाँ फाउंड होता है, कर्नाटका में फाउंड होता है। मैं इसमें तुम्हें एक स्टेट गिवन है, तो तुम याद रखना कि हाँ, जहाँ पर एक स्टेट गिवन था तो वो कर्नाटका। तो वो कर्नाटका था, और कर्नाटका किसमें था, सिर्फ एक स्टेट था, तो सैंडलवुड में था। तो ऐसे याद रखो। अब यहाँ पे तुम इसको याद रखना, तुम्हें एक ऐसी सिंपल सी चीज़ बता सकती हूँ कि कर्नाटका की लेडीज़ पहनती है सैंडल। तो ऐसे याद रखना, सैंडलवुड। तो यानी कि कर्नाटका की लेडीज़ क्या पहनती है, सैंडल पहनती है। तो ऐसे याद रख लेना कि हाँ, अगर सैंडलवुड आगे तुम्हें एरिया लिखना है तो कर्नाटका लिख सकते हो, या फिर कर्नाटका पूछे, मतलब ऐसे बोला कि कर्नाटका में एमसीक्यू दे देगी कि विच ऑफ दीज आर फाउंड इन कर्नाटका, तो सैंडलवुड है तो तुम सैंडलवुड पे क्लिक एकदम से उसको चूज़ कर देना ऑप्शन को। फिर है सेमल। सेमल देखो, इसके तीन नाम है, सेमल, सिल्क कॉटन ट्री एंड बॉम्बैक्स साहिबा। बहुत ज़रूरी है, तीनों नाम तुम्हें बिल्कुल रटे होने चाहिए। सेमल, सिल्क कॉटन ट्री एंड बॉम्बैक्स साहिबा। ठीक है, क्या नाम है, सेमल, सिल्क कॉटन ट्री एंड बॉम्बैक्स साहिबा। दिस इज़ वेरी सॉफ्ट एंड वाइट। अब इसका जो कलर होता है डेट इज़ वाइट और सॉफ्ट होता है, मतलब हार्ड नहीं होता, अदर रादर देन ऑल अदर दीज। ये कहते हैं, हमने जितने भी तक डिस्कस करे ना, उनमें से कोई भी अभी तक सॉफ्ट नहीं आया। हमने बहुत सारे स्पीशीज डिस्कस कर लिए, बट अभी तक सिर्फ सॉफ्ट में कौन आया है, सेमल आया है। तो सेमल क्या है, सिल्क कॉटन ट्री है, तो ये क्या है, सॉफ्ट होता है, वाइट होता है। एंड इट इज़ यूज फॉर मेकिंग मैच बॉक्सेस, टॉयज एंड पैकिंग केसेस। तो पैकिंग केसेस क्या होते हैं, पैकिंग केसेस मतलब जैसे टी बैग्स देखे ना, तो ऐसे टाइप के पैकिंग केसेस बनाने में काम आता है। तो क्यों काम आता है, तो देखो सॉफ्ट एंड वाइट है, मैच से देखिए, मैच बॉक्सेस वगैरह, तो ऐसी ऐसी चीज़ें बनाने में काम आता है जब। ठीक है, अब तो तुम्हें दो चीज़ याद होगी, तो कैरेक्टरिस्टिक सॉफ्ट एंड वाइट, एंड यूज़ क्या है, मैच बॉक्सेस, टॉयज एंड पैकिंग केसेस। फिर है मायरोबेलन। मायरोबेलन क्या है, मायरोबेलन का इतना एक फ्रूट होता है। ठीक है, मायरोबेलन का जो फ्रूट होता है वो काम आता है टैनिंग लेदर एंड मेकिंग डाइस। डाइंग पर्पसेस के लिए काम आता है और टैनिंग लेदर के लिए काम आता है। ठीक है, दोनों देखो इंटरलेटेड है, मतलब थोड़ा सा टैनिंग और डाइंग, कलरिंग, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है। तो मायरोबेलन हो गया। तो टैनिंग लेदर एंड डाइंग पर्पसेस, इट इज़ फाउंड इन मध्य प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र। तो तुम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ये कॉमन याद रख लो। जैसे तुमने टीक में याद करा, टीक में भी मैं तुम्हें क्या याद कराया था, टीक में मैं तुम्हें याद कराया था मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो टीक और मायरोबेलन का भी याद रखो। देखो मायरोबेलन एम से स्टार्ट होता है, तो एम से स्टार्ट होने वाले दो स्टेट बताओ, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, बस ऐसे याद रख लो। फिर तुम्हें थोड़ी सी और स्पेशल दे रखी है, जिसमें तुम बस एक बार रीड कर लेना कि पलस मंगो टेंड होता है, कि एमसीक्यू में आ गया तो तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, बस इतना याद रखना है। ये तुम्हें लर्न करने की नीड नहीं है, बस इनको ये बताना चाहिए कि अच्छा हाँ, ये भी थे कुछ ऐसे, और इसी के अंदर थे। अब यूकेलिप्टस में क्या है, देखो यूकेलिप्टस एक और स्पीशीज़ है। इसमें क्या है, ये होता है कर्नाटका फॉरेस्ट में फाउंड होता है। इट इज़ अनदर इम्पोर्टेंट ट्री ऑफ द कर्नाटका फॉरेस्ट। ये भी अगेन कर्नाटका में फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो कर्नाटका वाले हमारे पास एक्चुअली दो हो गए। अब एक तो था सैंडलवुड एंड देन वी हैव यूकेलिप्टस। तो यूकेलिप्टस भी कर्नाटका फॉरेस्ट से फाइंड किया जाता है, एंड इट इज़ नोन फॉर इट्स लॉफ्टी स्टेटस। ठीक है, ये एक एमसीक्यू या फिर मतलब वन वर्ड क्वेश्चन के लिए तुम्हें बस को याद रखना है कि यूकेलिप्टस को हम लॉफ्टी अपीयरेंस के लिए, लॉफ्टी स्टेटस के लिए उसको जाना जाता है। एंड इट्स वुड इज़ रॉ मटेरियल फॉर द पेपर इंडस्ट्रीज। का जो वुड होता है वो पेपर इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल की तरह काम आता है। और यूकेलिप्टस ऑयल इज़ यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। अब देखो ऑयल की हमने एक और जगह बात की थी, वो था सैंडलवुड। तो सैंडलवुड ऑयल का काम क्या है, वो होता है
परफ्यूम्स एंड कॉस्मेटिक्स में। अब जो यूकेलिप्टस ऑयल है दैट इज़ यूज्ड इन मेडिसिनल पर्पसेस। तो यहाँ पे 2 ऑयल होकर दोनों ऑयल के अलग अलग पर्पसेस है जो कि हमने देख लिया। अब ये बाकी इसमें तो तुम्हें कुछ याद खास याद रखना नहीं है कि बस बादाम, आंवला, लॉरेल, चिकोरी, बस इतना याद रखना कि हाँ ये चिकोरी भी होता है, लॉरेल भी होता है, आंवला भी होता है, बादाम भी होता है। तो ये क्या है, सारे डेसिडुअस है, बस इतना याद रखो। फिर है डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट वेजिटेशन। इसमें देखो क्लाइमेट का सकते हैं, क्लाइमेट यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है, देखो डेजर्ट में तो बहुत गर्मी होगी ऐसा भी नहीं है। जो एवरग्रीन वाला टेम्परेचर था ना वही सेम टेम्परेचर इधर भी है। एवरग्रीन में भी सेम टेम्परेचर था 25 to 27, इधर भी सेम टेम्परेचर है 25 to 27। बट रेनफॉल इधर बहुत कम हो जाती है, रेनफॉल हो जाती है लेस देन 25 सेंटीमीटर। राजस्थान होता है ना, राजस्थान में होती है 50 सेंटीमीटर या उससे कम रेनफॉल। और यहाँ पे क्या है, उसका भी हाफ, 50 का भी हाफ, 25 से भी कम रेनफॉल होती है इधर। तो लेस देन 25 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इज एक्सपीरियंस्ड इन these regions. Now, desert and semi-desert type of vegetation is found in Kutch, Saurashtra, South West पंजाब, राजस्थान। देखो राजस्थान सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। तुम्हें डेजर्ट, थोड़ा सा डेजर्ट रहना माइंड में। तुम्हारे सबसे पहले अगर स्टेट की बात होता है कि ऐसा स्टेट होता है जब थोड़ा सा डेजर्टी टाइप का क्लाइमेट हो, सबसे पहले तुम्हें दिमाग में आएगा राजस्थान, तो वही लिख दो राजस्थान। एंड ड्राई पार्ट्स ऑफ द डेक्कन, तो तुम वो लिख सकते हो राजस्थान एंड ड्राई पार्ट्स ऑफ द डेक्कन। या फिर तुम ये कच्छ लिख सकते हो, तुम सौराष्ट्र लिख सकते हो। एरिया पूछा जाए तो कच्छ लिख देना, सौराष्ट्र लिख देना एंड ड्राई पार्ट्स ऑफ डेक्कन लिख देना। स्टेट पूछे जाते हैं तो पंजाब, राजस्थान, बस। देन कैरेक्टरिस्टिक्स में द प्लांट डेट ग्रो इन दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन आर कॉल्ड ज़ेरोफाइट्स। अब जो प्लांट्स इस रीजन में उगते हैं इनको हम ज़ेरोफाइट्स कहते हैं। ज़ेरोफाइट्स सिंपली ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी लीव्स या तो होती नहीं है या बहुत कम होती है, मतलब बहुत ही पतली पतली लीव्स होती हैं। इनकी जो सर्फेस एरिया होता है लीव्स का वो काफ़ी नैरो हो जाता है। और वो नैरो क्यों होता है, ताकि ट्रांसपीरेशन को रिड्यूस किया जा सकता है, ताकि जो लीव्स है वो वाटर वेपर को मतलब जो वाटर लॉस ना हो, ठीक है। लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करने से, ट्रांसपीरेशन को प्रिवेंट करने के लिए जो लीव्स होती है काफ़ी थिन होती है, होती ही नहीं है। तो ऐसे प्लांट्स को ज़ेरोफाइट्स कहते हैं। नाउ देयर स्टेम्स एंड लीव्स आर ऑफन कवर्ड बाय शार्प स्पाइन्स। और उनके जो स्टेम्स होते हैं फिर लीव्स होते हैं वो शार्प स्पाइन से कवर्ड होते हैं, थॉर्न से कवर्ड होते हैं, जैसे हमने कैक्टस में देखा है। एंड दे हैव लॉन्ग रूट्स टू ड्रॉ वाटर एज वेल इज वेज का। देखो अब ये क्या होता है कि क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल तो बहुत कम होती है, तो उनमें क्या होता है कि ड्रॉट कंडीशंस के लिए पानी बचा कर रखना पड़ता है, पानी को स्टोर करके रखना पड़ता है। तो क्या करते हैं कि जो इनकी प्लांट्स होते हैं इनकी रूट्स ना होती है, जो रूट्स होती है काफ़ी लंबी होती है। अब वो रूट्स क्या होती है, वो ग्राउंड में काफ़ी डीप तक पेनिट्रेट कर सकती है और ग्राउंड वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती है। और उसको फिर क्या करती है, वो कहाँ स्टोर करती है, फ्लैशी स्टेम्स के अंदर स्टोर करती है, थिक फ्लैशी स्टेम्स के अंदर स्टोर करती है। कि कभी जैसे ड्रॉट की कंडीशंस हो जाए, रेनफॉल बिल्कुल भी ना हुए, तो ऐसी कंडीशंस में वो प्लांट, वो जो पानी है वो यूज़ हो सके। और वो पानी यूज़ करके क्या होगा, फोटोसिंथेसिस में काम आएगा। तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो पानी चाहिए वो ऐसे स्टोर हो जाता है। देन स्पीशीज़ क्या है, स्पीशीज़ में हमारे पास देखो सिर्फ 3 स्पीशीज़ अगेन। एवरग्रीन में भी देखो 3 स्पीशीज़ थी डिटेल में, ठीक है। देखो नहीं यहाँ पे 2 ही एक्चुअली, बस 2 पॉइंट पर गिवन है। इसमें चलो, इसमें स्पीशीज़ में ज़्यादा डिटेल में नहीं है, ये अच्छी बात है कि इसमें तुम्हें ज़्यादा डिटेल में नहीं दे रखा स्पीशीज़ के बारे में, बस तुम्हें एग्जांपल्स याद रखने हैं कि यहाँ पे जो स्पीशीज़ होते हैं डेट इज मेनली बबूल। ये तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं, अकाशिया अरेबिका ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ये, बस बबूल या देखो बबूल, डेट पाम एंड खैर एंड बेर। तो बबूल, डेट पाम, खैर एंड बेर, बबूल, डेट पाम, खैर एंड बेर। एंड बबूल जो होता है डेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्री ऑफ दिस रीजन, ठीक है। इसका नेम होता है अकाशिया अराबिका। वैसे तुमने सुना होगा। ये क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट ट्री है इस रीजन का। बाकी खैर से हमें मेन काम जो है खैर का है, ठीक है। ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खैर ट्री, ठीक है। खैर ट्री यील्ड्स स्ट्रॉन्ग टफ एंड हार्ड वुड विच इज़ यूज एज अ फ्यूल फॉर द लोकल वुड। अब जो खैर ट्री, जो कि खैर ट्री से जो फ्यूल बनता है ना, जो इसकी वुड से जो फ्यूल बनता है, मतलब जो इसकी वुड है उसको लकड़ियाँ जला के उसको फ्यूल की तरह तो काम कर रहा है वो। तो इसका जो वुड है डेट इज़ यूज एज अ फ्यूल लोकली। उसको लोकल एरियाज में काफ़ी जो खैर के वुड है उसको यूज़ किया जाता है। तो खैर वुड इज़ यूज एज अ फ्यूल इन द लोकल एरियाज। एंड खैर ट्री ऑल्सो यील्ड्स गम। अब यील्ड्स गम की बात अगर ना, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये ऐसा होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस, उनमें पूछा जा सकता है कि नेम अ ट्री विच यील्ड्स गम एंड द बार्क प्रोवाइड्स मटेरियल फॉर टैनिंग हाइड्स एंड स्किन, तो लिखोगे खैर ट्री।
तो खेर ट्री क्या करता है, गम यील्ड करता है सबसे पहले, उससे हमें गम प्रोवाइड होती है। एंड देन द बार्क ऑल्सो प्रोवाइड्स टैनिंग मटेरियल फॉर टैनिंग हाइड्स एंड स्किन्स। और अदर स्पीशीज में क्या है, कैक्टाई लिख सकते हो, कैक्टस लिख सकते हो, ठीक है, मतलब कैक्टस विच आर ऑफ लिटल यूज। स्क्रब एंड थॉर्न फॉरेस्ट, हमारे देखो रेनफॉल के अंडर वाली में लास्ट कैटेगरी है स्क्रब एंड थॉर्न फॉरेस्ट। तो इसका क्लाइमेट में क्या है, एक तो 25 to 30 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पे टेम्परेचर होगा। देखो जो भी टेम्परेचर है यहाँ पे अभी तक मिनिमम टेम्परेचर 24 गया डेसिडोस में, तो 24 to 29 था, इससे नीचे गया नहीं है अभी। तो यानी कि जो रेनफॉल की कैटेगरी में जितने फॉरेस्ट हैं वो यूजुअली 25 से 30 की रेंज में ही है, ठीक है। तो इसका 25 से 30 की रेंज है इसकी। एंड द रेनफॉल इज लेस देन 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे रेनफॉल होती है बट 100 सेंटीमीटर से, देखो ऐसा मैंने कि बहुत ज़्यादा कम हो रही है, बट नॉर्मल टाइप की रेनफॉल हो रही है, मतलब 100 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल हो रही है। तो रेनफॉल देखो चारों की रेनफॉल के में क्या है, एवरग्रीन में 200 से ज़्यादा, डेसिडस में 150 से 200 तक, और देन जो हमारा सेमी डेजर्ट है, डेजर्ट वाले में क्या है 25 से कम, और इसमें क्या है 100 से कम। तो ये चारों रेनफॉल हो गई। फिर एरियाज और स्टेट्स, इसमें क्या है, ये फाउंड होता है नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री में। मतलब नॉर्थ वेस्ट में कौन कौन से स्टेट होते हैं, नॉर्थ वेस्ट में तो होते हैं पंजाब राजस्थान, ठीक है, मतलब राजस्थान हो गए, पंजाब हो गए, हरियाणा होते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट के मेन स्टेट कौन से हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तीनों लिख दो बस, तुम्हारा काम खत्म। उससे ज़्यादा तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा याद रख लेना कच्छ बस। और जब तुम नॉर्थ वेस्ट लिख रहे हो तो यहाँ पे बस हरियाणा लिख रहे हो तो उसके सामने वेस्टर्न में घुसा देना कि वेस्टर्न और पंजाब, क्योंकि देखो हरियाणा का भी ईस्टर्न पार्ट भी होता है, नॉर्थ पार्ट भी होता है। तो राजस्थान तो चलो पूरा वेस्टर्न है, बट हरियाणा क्या नॉर्थ वेस्ट स्टेट है, तो तुम स्पेसिफिकली वेस्टर्न हरियाणा लिख देना, इतना काम कर देना बस, तुम्हें पूरे नंबर मिल जाएंगे। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, द वेजिटेशन फाउंड हेयर इज लो स्क्रब। देखो इधर की जो वेजिटेशन होती है लो स्क्रब होती है। स्टेंटेड ट्रीज होते हैं कि ट्रीज जो होते हैं उनकी ग्रोथ ज़्यादा काफ़ी हाइट में नहीं होती, मतलब ये ट्रीज होते हैं बहुत छोटी छोटी हाइट के होते हैं, ये ट्रीज लंबे लंबे नहीं होते, तो इनकी हाइट जो होती है, मतलब जो इनकी ग्रोथ होती है डेट इज स्टंटेड। एंड दे आर श्रब्स विद लॉन्ग रूट्स एंड थॉर्न्स। तो ये कैरेक्टर्स तुम्हें पता है कैरेक्टर्स में क्या होता है, थॉर्न्स होते हैं, लॉन्ग रूट्स होते हैं, तो ऐसे याद रख लेना बस। फिर स्पीशीज़ में क्या है, स्पीशीज़ में देखो खेयर जो है ना, खेयर डेट इज़ कॉमन फॉर डेजर्ट एंड स्क्रब, दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। स्क्रब एंड थॉर्न फॉरेस्ट और सेमी डेजर्ट या डेजर्ट फॉरेस्ट दोनों में खेयर ट्री कॉमन है। तो स्पीशीज में इट हैज़ लॉन्ग टेपरिंग रूट्स, थॉर्नी ब्रांचेस, स्मॉल फ्लैशी लीव्स। ये देखो दोनों ना ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, जो ये दोनों कैटेगरीज, इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर। तो खेर क्या है, इट इज़ यूजफुल एज टिम्बर। अच्छा खेर में एक और यूज़ ऐड हो गया, इट इज़ यूजफुल फॉर टिम्बर, और ये वाला टर्निंग हाइट्स वाला हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया पॉइंट। और इधर क्या है, वाइल्ड डेट्स भी, यानी कि खजूर भी पाए जाते हैं इधर। माउंटेन फॉरेस्ट, देखो माउंटेन फॉरेस्ट का नेक्स्ट कैटेगरी शुरू हो गई है बेस्ड ऑन रिलीफ। अब क्या है, ये जो कैटेगरीज हैं दो कैटेगरी होगी जो कि रिलीफ पे बेस्ड है, तो माउंटेन और लिटोरल फॉरेस्ट, ठीक है। इनको मिक्स्ड फॉरेस्ट भी कहा जाता है। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ एवरेज टेम्परेचर ऑफ लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस और कोल्ड एरियाज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ, यहाँ पे तुमने एल्टीट्यूड रखना है। एल्टीट्यूड ना तुम्हें सिर्फ ये एक ही सिंगल एल्टीट्यूड ही याद रखनी है इस चैप्टर में, और कोई एल्टीट्यूड नहीं है, एक सिंगल एल्टीट्यूड है, तो तुम कंफ्यूज नहीं होगे। तो अगर तुम्हें मैं बोलूँ कि इस चैप्टर नेचुरल लिटरेचर में कौन सी सिंगल एल्टीट्यूड की बात करी थी, तो डेट वॉज 1500 मीटर टू 3300 मीटर, जो कि स्पेसिफिकली माउंटेन फॉरेस्ट के लिए थी। तो यहाँ की एल्टीट्यूड तुम्हें याद हो गई 1500 to 3300 मीटर्स। एंड टेम्परेचर कैसा हो गया 20 डिग्री सेल्सियस और कुल, मतलब 20 डिग्री से कम टेम्परेचर हो गया। अब तुम्हारे जैसे नॉर्मली क्या था, तुम्हें जैसे पढ़ता है तो 25 से 30 तक की रेंज थी, अब क्या हो गया 20 से कम, अब पूरा क्लाइमेट की बात होनी चाहिए। अरे ठीक है, अब रेनफॉल कैसे होती है, यहाँ पर रेनफॉल होती है 150 to 250 सेंटीमीटर। देखो रेनफॉल भी क्या हो रही है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो रही है, बट स्पेसिफिक रेंज है कि 150 से 250 तक, मतलब कम भी हो रही है और ज़्यादा भी हो रही है। तो 150 से 250 तक रेनफॉल हो रही है यहाँ पे। एरिया स्टेट्स में क्या है, दे अकर इन द टेम्परेट जोन ऑफ द हिमालयस। हिमालयस में पाए जाते हैं कश्मीर में। देखो कोल्ड रीजन्स की बात हो रही है, पहाड़ों की बात हो रही है, तो पहाड़ में क्या है, हिमालयस है, कश्मीर है, असम है। तो फ्रॉम कश्मीर टू असम एट अ वेरिंग एल्टीट्यूड इन द साउथ दे आर फाउंड इन नीलगिरी हिल्स एंड अनमला हिल्स। अब साउथ में क्या है, साउथ में नीलगिरी हिल्स, देखो नीलगिरी हिल्स होते हैं साउथ में, हिल आ गया ना, तो हिल में क्या है माउंटेन फॉरेस्ट हो गए, हिल जहाँ पे आ गया तो माउंटेन फॉरेस्ट हो गए। तो अनमला हिल्स एंड नीलगिरी हिल्स जो साउथ में है, तो साउथ में स्पेसिफिकली पूछा जाता है, तो ये दो रीजन्स में पाए जाते हैं ये फॉरेस्ट। एंड और नॉर्थ में ये पाए जाते हैं हिमालय और कश्मीर में या फिर असम में।
और फ्रॉम द एलिवेशन ये ज़रूरी नहीं है, तो बस इतना याद रखना एल्टीट्यूड, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, माउंटेन फॉरेस्ट कंसिस्ट ऑफ मिक्स्ड डेसिडुअस एंड कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ये जो अब इनको मिक्स्ड फॉरेस्ट ही कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई आर माउंटेन फॉरेस्ट नोन एज मिक्स्ड फॉरेस्ट, तो इसका आंसर है बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ मिक्स्ड डेसिडुअस एंड कॉनिफेरस फॉरेस्ट। इसमें दोनों मिक्स होते हैं, मतलब कॉनिफेरस भी फॉरेस्ट भी होंगे, डेसिडुअस फॉरेस्ट पे मिक्सड होंगे। दे अकर इन द ट्रांजिशन जोन ऑफ मिक्स्ड एंड कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ये तो पॉइंट ना तुम्हें बिल्कुल याद होने चाहिए अच्छे से, इन भी ना क्वेश्चन आराम से बन पाएंगे। तो ये क्वेश्चन ना एक्सरसाइज से भी है, और यही बिल्कुल एग्जैक्ट वर्डिंग पे क्वेश्चन है। तो ये दोनों सेंटेंस को अच्छे से याद कर लो कि माउंटेन फॉरेस्ट कंसिस्ट ऑफ मिक्स्ड डेसिडुअस एंड कॉनिफेरस फॉरेस्ट एंड दे अकर इन द ट्रांजिशन जोन ऑफ मिक्स्ड फॉरेस्ट एंड कॉनिफेरस फॉरेस्ट। स्पीशीज में क्या है, स्प्रूस एंड सेडर इन द नॉर्थ एंड यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस हमारे डेसिडुअस में था, तुम यहाँ पे भी लिख सकते हो इसको, which is found in Nilgiri, and they form high but fairly open forest with shrubby undergrowth including oaks, laurel, bamboo, power। अच्छा बैम्बू लिख लो, वॉलनट लिख लो, बाकी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर देखो 3 स्पीशीज जो कि हमें डिटेल में पढ़ने इसमें, चरपाइन। देखो अब चरपाइन और सिल्वरफर और डेओडर 3 है इसमें। अगेन इसको लर्न करने का एक देखेंगे अभी कैसे, तुम्हें बताऊँगी इसको लर्न भी कैसे करना है। पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो चरपाइन में क्या, इट इज़ यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ रेजन एंड टरपाइन। बहुत ज़रूरी है, ये ज़रूर पूछा जाएगा। देखो क्योंकि ना ये थोड़ा सा यूनिक पॉइंट है। देखो सब में ना कॉमन आता है कि फर्नीचर बनाने में काम आ गया, हार्ड वुड है, ये क्या है, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया ये, ठीक है। रेजन और टर्पेंटाइन की एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ भी नहीं है पूरी बुक में, सिर्फ चरपाइन के में गिवन है ये चीज़। तो ये चीज़ ना थोड़ी स्पेसिफिक हो जाती है, तो तुम्हें इसको याद रखना ज़रूरी है कि चरपाइन इज़ यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ रेजन एंड टर्पेंटाइन एंड एज इट। अच्छा क्या है, अब ये सॉफ्टवुड भी प्रोवाइड करता है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैकिंग केसेस फॉर टी। अब गिव रीजन क्वेश्चन अगेन बनता है कि वाई इज charpine used for making packing cases for tea, because it provides softwood। softwood प्रोवाइड कर रहा है। देखो softwood हमारे एक और जगह पढ़ा था, इट वॉज सिल्क कॉटन ट्री वाला जो सेमल था। तो सेमल में हमने पढ़ा था कि सॉफ्टवुड था, तो पैकिंग केस हमने उधर भी पढ़ा था। तो यहाँ पे वही सेम रीज़न बन जाता है। इट इज़ फाउंड इन पंजाब, यूपी एंड कश्मीर। ठीक है, ये तो 3 स्टेट हो गए, पंजाब यूपी कश्मीर लिख देना बस, बहुत है। अब सिल्वर फर, अच्छा यहाँ देखो जो ये चारपाइन सिल्वर है ना, कॉनिफेरस ट्रीज, यानी कि क्रिसमस ट्री टाइप के होते हैं ना, वैसे टाइप के ट्रीज, ऊपर से थोड़े से पॉइंटेड होते हैं। तो ये टाइप के ट्रीज ना यूजुअली ठंडी जगह पे पाए जाते हैं। तो कश्मीर ऐसे याद रखना, कश्मीर हाँ ठंडी जगह होती है, तो यहाँ पे तुम चारपाइन लिख देना। बाकी सिल्वर फर भी ठंडी जगह पे पाए जाते हैं, तो हिमालयस तो ऐसे याद रख लेना, ठीक है। तो कश्मीर में चारपाइन और हिमालयस में, ईस्टर्न हिमालय स्पेसिफिकली, हिमालयस में ईस्टर्न हिमालयस में स्पेसिफिकली सिल्वर फर। और देखो इस हिमालय का जहाँ पे भी जिक्र किया गया है, वहाँ पे ईस्टर्न हिमालयस के का ही जिक्र करा गया है। तो तुम्हें ऐसे भी रटा गया होगा कि जहाँ पे भी हिमालयस लगना है, ईस्टर्न वर्ड घुसेड़ देना उसके साथ में। तो सिल्वर फर में क्या है, इट इज़ अ टिपिकल कॉनिफेरस ट्री। इट इज़ यूज फॉर पेपर, पल्प, मैचेस, प्लैंकिंग, पैकिंग केसेस। तो पैकिंग केस में भी काम आता है, पेपर वगैरह बनाने में काम आता है, तुम लिख सकते हो। और हिमालय में फाइंड होता है, नॉर्थ वेस्ट में फाइंड होता है बस। डिओडोर में क्या है, इट्स वुड इज़ ऑयली, ड्यूरेबल एंड सेंटेड। इसका जो वुड होता है ऑयली होता है, ड्यूरेबल होता है, सेंटेड होता है। कि डिओडोर में क्या है, अच्छा ऑयली वुड के हमने और कहाँ पे बात की थी जिसका वुड में ऑयल हो, तो ये था साल में, नहीं सॉरी साल में था, टीक पे था। हाँ हमारे साल में भी होता है थोड़ा सा, बट टीक मेन था, ठीक है। तो टीक वुड और टीक वुड है। दूसरा एग्जाम्पल कौन सा हो गया, डिओडोर, ठीक है। डिओडोर में भी ऑयल होता है, और ये क्या होता है, सेंटेड होता है, इसका स्मेल होती है, स्पेसिफिक स्मेल होती है इसकी। फिर कहाँ फाउंड होता है, अगेन हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर, जो ठंडी जगह पे पाई जाते हैं ये चीज़ें, ठीक है। ये तुम्हें याद हो गया होंगे। देखो चारपाइन, सिल्वर फर, देखो तीनों कॉनिफेरस के ट्रीज है, तो तीनों ठंडी जगह पे पाए जाते हैं, तो ऐसे तुम्हें याद हो गया होगा। ऐसा नहीं कि बहुत है बिल्कुल नए नए, मतलब तुमने इनके बारे में पहले ही पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में। फिर टाइडल और मैनग्रोव और लिटोरल फॉरेस्ट। लिटोरल का मतलब होता है ऑन शोर, तो यहाँ से इनको हम ऑन शोर फॉरेस्ट भी कह सकते हैं। अगर देखो वैसे तो एग्जैक्ट नेम नहीं है, बट हाँ मे भी हम इनको ऑन शोर फॉरेस्ट भी कह सकते हैं। तो ये 4 नाम आते हैं, टाइडल फॉरेस्ट, मैनग्रोव फॉरेस्ट, लिटोरल फॉरेस्ट एंड ऑन शोर फॉरेस्ट। तो द टाइडल फॉरेस्ट अकर इन एंड अराउंड डेल्टास। ये कहाँ पे होता है, अराउंड होता है, मतलब डेल्टास के अराउंड भी पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब डेल्टास के अंदर है, डेल्टास के अराउंड ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो दे आर फाउंड इन एंड अराउंड डेल्टास विथ एवरेज टेम्परेचर ऑफ 26 डिग्री सेल्सियस टू 29 डिग्री सेल्सियस। अब देखो 20 डिग्री सेल्सियस से कम वाला सिर्फ माउंटेन फॉरेस्ट का, बाकी सब में थोड़ा सा नॉर्मल सा टेम्परेचर है।
जैसे यहाँ पे 26 to 29 एंड वेरी हैवी रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर। मोर देन 200 सेंटीमीटर अब कहाँ पे देखा था हमने, एवरग्रीन में देखा था। तो एवरग्रीन और जो लिटोरल फॉरेस्ट है उनका जो रेनफॉल है डेट इज सेम, तो दोनों में दो मोर देन 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है। यानी कि फर्स्ट फॉरेस्ट जो हमने डिस्कस करा था और जो लास्ट फॉरेस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं लास्ट कैटेगरी, तो फर्स्ट कैटेगरी लास्ट कैटेगरी दोनों की रेनफॉल क्या है, सेम है। ऐसे तुम भूलोगे नहीं इस चीज़ को। इसमें तुम्हें एल्टीट्यूड नहीं गिवन, ठीक है, एल्टीट्यूड में तुम्हें सिर्फ माउंटेन वाले में याद रखना है। फिर लोकेशन क्या है, एक तो अराउंड डेल्टा फाइंड किए जाते हैं, और स्पेसिफिकली सुंदरबन डेल्टा बिल्कुल मत भूलना यहाँ पे, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसका। ये तो मैं कुछ खास ज़्यादा याद रखना नहीं, बस हाँ ये याद रखना कि दीज आर टू टू टाइडल इन्फ्लुएंस, यानी कि इसमें टाइड्स वगैरह का इन्फ्लुएंस होता है, तभी इनको हम टाइडल फॉरेस्ट भी कहते हैं। तो पूछ जाएगी वाई इज इट नोन एज टाइडल फॉरेस्ट, वाई आर मैनग्रोव फॉरेस्ट नोन एज टाइडल फॉरेस्ट, और वाई लिटोरल फॉरेस्ट नोन एज टाइडल फॉरेस्ट। तो बिकॉज दे आर अराउंड डेल्टास, फर्स्ट ऑफ ऑल की डेल्टास के अराउंड पाए जाते हैं, इसलिए इनमें क्या होता है, टाइडल इन्फ्लुएंस होता है। तो ये एक रीजन क्वेश्चन हो गया। देन दे आर फाउंड इन एरियाज फ्लडेड बाय टाइड्स, ये भी तुम लिख सकते हो, ये पॉइंट ऐड कर देना। एंड दीज टाइप्स ऑफ ट्रीज कैन सर्वाइव इन फ्रेश एंड ब्रैकिश वाटर, की इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि जो पेड़ है ये फ्रेश वाटर और ब्रैकिश यानी कि नमकीन पानी में भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये नमकीन पानी के अंदर भी मैच होते हैं इनकी रूट्स, ये उधर भी सर्वाइव कर सकते हैं। एरिया से देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सुंदरबन डेल्टा एंड महानदी डेल्टा, ये दो याद रख लो बस। इससे ज़्यादा मतलब इससे ज़्यादा तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, बस सुंदरबन डेल्टा और महानदी डेल्टा याद रखना, ठीक है। मैं सुंदरबन डेल्टा हो गया, एंड अलॉन्ग द इसको नहीं छोड़ो, सुंदरबन डेल्टा, महानदी डेल्टा, गोदावरी, कृष्णा एंड अंडमान आइलैंड्स, बस इतना याद रखना है। सुंदरबन, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, अंडमान। एंड दे आर ऑल्सो फाउंड इन द वेस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन में पाए जाते हैं। इतना जरूरी नहीं है, मेन स्पेसिफिक तुम्हें दे रखा है जो उतना याद रखो। देन ये जो पॉइंट है तुम्हारा बहुत ज़रूरी पॉइंट है, इससे तुम रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भरे पड़े हैं, यही सेम लैंग्वेज में भरे पड़े क्वेश्चन तुम्हारे एक्सरसाइज में। मैनग्रोव वेजिटेशन इज कैरेक्टराइज बाय ब्रीदिंग रूट्स और न्यूमेटोफोर्स विच एक्ट एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अब ये जो है न्यूमेटोफोर्स के होते हैं ब्रीदिंग रूट्स, जो रूट्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस कर सके उनको ब्रीदिंग रूट्स कह सकते हैं, उनको न्यूमेटोफोर्स कह सकते हैं। एंड ये कहते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की तरह एक्ट करता है, कि देखो ये होता क्यों है, बिकॉज ऑफ वाटर लॉट कंडीशन द रूट्स आर डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग हाई टाइड, सो इट इज़ कॉल्ड ब्रीदिंग रूट्स। मतलब क्या होता है कि हाई टाइड्स का जो टाइम होता है ना, तो जो रूट होते हैं पानी के अंदर बिल्कुल सबमर्ज हो जाती है, तो उस टाइम कहते हैं ऑक्सीजन अच्छे से मिल नहीं पाता रूट्स को। तो यहाँ पे क्या होता है, इसलिए कि जो ये ऑक्सीजन ढंग से मिल नहीं पाता, तो इसमें क्या होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की तरह रूट्स एक्ट करते हैं ताकि ट्री जो सर्वाइव कर सके, इसलिए इनको ब्रीदिंग रूट्स कहा जाता है। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस करती हैं। इट्स स्टिल्ट लाइक रूट्स रिमेन सबमर्ज्ड अंडर द वाटर बट कैन बी सीन एट लो टाइड। जो रूट्स है जो हाई टाइड में क्या होता है सबमर्ज हो जाती है, और लो टाइड में थोड़ी दिख पाती है क्योंकि तब वाटर लेवल डाउन हो जाता है। The strangled mass of root helps the plant to survive in the shifting mud of the coastal region। ये भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि ये जो मतलब शिफ्टिंग मड में कौन हेल्प कर रहा है, मतलब व्हाट इज हेल्पिंग द प्लांट टू सर्वाइव इन द शिफ्टिंग मड। तो रूट्स, ब्रीदिंग रूट्स, जो शिफ्ट टैंगल्ड मास ऑफ रूट है वही प्लांट को हेल्प कर सर्वाइव करने के लिए शिफ्टिंग मड या फिर फ्लडिंग कंडीशंस में। एंड दीज फॉरेस्ट आर वेरी डेंस। स्पीशीज क्या है इसकी, सुंदरी, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा से ही नाम आता है सुंदरी, तो सुंदरबन डेल्टा सुंदरी से याद रखेगा तुम्हें, सुंदरी, ठीक है, एक तो सुंदरी है। एंड देन इट्स वुड इज़ वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। इट इज़ यूज फॉर बोट बिल्डिंग। शिप बिल्डिंग हमने देखा था, शिप बिल्डिंग में स्पेसिफिकली कहाँ देखा था, हमने कहीं भी देखा था स्पेसिफिकली शिप बिल्डिंग के बारे में। अभी देखो यहाँ पे गिवन नहीं है, जो फिर वो ढूंढना पड़ेगा। शिप बिल्डिंग, हाँ देखो शिप बिल्डिंग हमने देखा था टीक में, तो टीक में हमने स्पेसिफिकली शिप बिल्डिंग देखा था ना। अब बोल्ट बिल्डिंग कहाँ पे आ गया, वो आ गया सुंदरी में। सुंदरी इज यूज फॉर बोल्ट बिल्डिंग। समय अच्छा बोट कैसे याद रखा, तो मैं सुंदरबन डेल्टा है ना, तो ऐसे रिवर्स वगैरह के अराउंड पाया जाता है, तो ये मतलब वाटर बॉडीज़ के अराउंड पाया जाता है, डेल्टास पाया जाता है। तो उधर क्या होता है, उधर बोट्स चलती हैं, उधर लोग बोट्स में घूमते हैं, तो बोट बिल्डिंग में काम आता है, ऐसे याद रख लो, ठीक है। सम इम्पोर्टेंट स्पीशीज है गोर्जन। अब गुर्जन था एवरग्रीन में, बट गोर्जन किस में है, लिटोरल, सॉरी हाँ लिटोरल फॉरेस्ट्री,
तो लिटोरल फॉरेस्ट की स्पीशीज क्या होगी, गोर्जन हिंटल भी है, ठीक है। ये दोनों याद रखना, गोर्जन एंड हिंटल एंड सुंदरी, बस 3 याद रख लो, ये बहुत है। क्योरा अगर और राइजोफोरा याद रख लेना बस, ठीक है। एमसीक्यू के लिए बस क्योरा अगर और राइजोफोरा याद रखना, और ये जो है हिंटल जो है फ्यूल प्रोवाइड करता है हाउस होल्ड के लिए। अब यहाँ पे क्या है, द कैजुअरिना ट्रीज आर यूज फॉर फ्यूल, ये भी कुछ स्पीसीज होती है जो कि फ्यूल के लिए काम आती है। फिर रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशन, अच्छा ये तो तुम्हारे सिलेबस में वैसे है नहीं, बट क्या है इसमें ना तुम्हें बस एक चीज़ याद रखनी है, जो मैंने तुम्हें पहले बताया था ना कि कैसा रिलेशन होता है, मतलब कैसे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, बस उतना लिख देना। तुम्हें इसमें, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं, इसलिए तुम इसमें ज़रूरी नहीं है कि तुम इसमें डिटेल में जाओ, ठीक है। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस। बस 2 फैक्टर्स जो थे वो 2 फैक्टर्स याद रखना, इसमें वो 2 फैक्टर्स चेक देना, रिलीफ और रेनफॉल वाले, ठीक है। बस कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना इसमें। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स, इसमें लिमिटेड चीज़ें याद रखने जो मैं तुम्हें बताऊंगी, इतना तुम अपने खुद के शब्दों में लिख सकते हो, तो मैं तुम समझाऊंगी और तुम उसको खुद अपने शब्दों में लिख देना, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा कीवर्ड्स नहीं है, जो कीवर्ड्स वाली चीज़ें तुमने देख ली, इसमें कीवर्ड्स ज़्यादा नहीं है। द टर्म नेचुरल रिसोर्स मीन्स द कलेक्टिव वेल्थ ऑफ अ कंट्री, तो ये बस याद रखना कि नेचुरल रिसोर्स का मतलब क्या होता है, कलेक्टिव वेल्थ ऑफ अ कंट्री। फॉरेस्ट है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स ऑफ कंट्री, मतलब क्योंकि फॉरेस्ट में कितना सारा फॉरेस्ट प्रोडक्ट प्रोवाइड करें इंडस्ट्रीज के लिए, इसलिए। एंड अनफॉर्चुनेटली ऑल्दो इट इज सेड दैट द लैंड अंडर फॉरेस्ट कवर इज 21%, इसे हमने पहले डिस्कस करा था। द इफेक्टिव फॉरेस्ट कवर इज रिवील्ड बाय ऑल काइंड्स ऑफ सरफेस इज हार्डली बिटवीन 12 to 14%। अब देखो वैसे फॉरेस्ट कवर तो 21% है, बट उसमें से भी जो इफेक्टिव फॉरेस्ट कवर, जो हमारे काम का फॉरेस्ट कवर है, वो है 12 से 14% तक है। तो ये, और जो रेट है 12 से 14% वाला रेट, ये भी अब डिक्रीज करता जा रहा है, क्यों, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, बिकॉज इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज एंड झूमिंग स्लैश एंड बर्न। तो ये क्यों डिक्रीज हो रहा है, तो ये रीज़न बनता है, इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज, झूमिंग और स्लैश एंड बर्न प्रैक्टिसेस, ठीक है। ये रीज़न मिल जाता है तुम्हें। तो फिर देर इज ऑल्सो अनकंट्रोल्ड एंड एट टाइम्स अनऑथराइज कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज बाय अनस्क्रपलेस टिम्बर मर्चेंट्स। देखो ये भी एक पॉइंट है, देखो टिम्बर मर्चेंट्स क्या होता है, जो ट्रेड के लिए ऐसे मर्चेंट्स जिनको टिम्बर की ट्रेड करनी होती है, टिम्बर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है इंडस्ट्रीज़ के यूज़ के लिए, तो वो क्या करते हैं, उनको टिम्बर कैसे प्रोवाइड करते हैं, देखो वो जाएंगे फॉरेस्ट में, वो अनऑथराइज कटिंग करेंगे ट्रीज़ के, मतलब बिना किसी रीज़न के लिए वो ऐसे ट्रीज़ को काट जाएंगे। एंड वो जो इनडिस्क्रिमिनेट और अनऑथराइज्ड अनकंट्रोल्ड जो कटिंग हो रही है ट्रीज़ की टिम्बर के लिए, वो भी क्या है, एक गलत रीज़न, मतलब एक रीज़न है जो कि जिससे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ये रेट, ठीक है। जो इफेक्टिव फॉरेस्ट कवर है वो डिक्रीज होता जा रहा है, इस रीज़न से भी होता जा रहा है, ठीक है, क्योंकि मर्चेंट जो टिम्बर मर्चेंट्स है वो अनकंट्रोल्ड और अनऑथराइज कटिंग कर रहे हैं ट्रीज़ की। फिर द डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट कवर इज टर्म्ड एज डिफॉरेस्टेशन, जो तुम्हें ऑलरेडी पता है, इसमें कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बाकी बस इतना, इसमें तुम्हें इतना ही याद रखना था, इसमें कुछ खास है नहीं। प्रिवेंटिव मेजर्स में मैं तो बता दूँ स्पेसिफिकली तुम्हें क्या याद रखना है, जितना बताऊँगी उतना याद रखना है। इसमें तुम्हें मेनली बस गवर्नमेंट पॉलिसीज याद रखनी है, प्रोग्राम्स याद रखना है, इसमें कुछ याद मत रखना। बस ये देखो स्टार्टिंग में पैराग्राफ एक पढ़ लेना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप अ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फॉरेस्ट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फॉरेस्ट्री को सेटअप करा था, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फॉरेस्ट्री, ताकि फॉरेस्ट वगैरह को प्रिजर्व कर सके, मतलब उनको उनकी कटिंग होने से बचा सके। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस अंडर द 5-year प्लान मैनी पॉलिसीज वर इवॉल्व टू बी इम्प्लीमेंटेड फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो यहाँ पे कुछ देखो मेरे पास पहला है वन महोत्सव प्रोग्राम। इसमें क्या था, पहले तो ये 1950 में स्टार्ट हुआ था। एंड अंडर दिस प्रोग्राम द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर सपोज टू प्लांट ट्रीज इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त। इसमें क्या था कि हम जुलाई और अगस्त के महीने में ट्रीज़ की प्लांटेशन करेंगे, हम ट्रीज़ को उगाएंगे अगस्त और जुलाई के महीने में। तो ये वन महोत्सव प्रोग्राम का एक ऑब्जेक्टिव था। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून। तो बस ये 3 चीज़ें याद रखते हैं, 1950 और ये जुलाई अगस्त में ट्रीज प्लांट होंगे, और 5 जून। बस एमसीक्यू के लिए बस इतना याद रखना है इसमें तुम्हें, बस, ठीक है। एफॉरेस्टेशन क्या होता है कि न्यू प्लांट के, मतलब न्यू फ्रेश ट्रीज़ को उगाना, ठीक है, वो एफॉरेस्टेशन हो गया कि नए ट्रीज़ उगा रहे हैं, ठीक है। इसमें होता है कि हम इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में और कच्छ डेजर्ट में ट्रीज़ उगाएंगे सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के, ताकि ऐसे जिससे सॉइल इरोजन ना हो, तो हम क्या करेंगे, हम इन रीजन्स में ट्रीज़ उगाएंगे। फिर रीफॉरेस्टेशन क्या है, रीफॉरेस्टेशन मतलब कि 2 सैपलिंग्स आर प्लांटेड फॉर एवरी फील्ड, ठीक है। अगर एक पेड़ कटो तो उसके बदले में 2 पेड़ उगाए जाएंगे, ठीक है। मतलब अगर एक ट्री कट गया तो उसके बदले हम क्या करेंगे, दो नए पेड़ उगाएंगे। तो ये था इस रीफॉरेस्टेशन का ऑब्जेक्टिव। बाकी उसके बाद है चिपको मूवमेंट।
चिपको मूवमेंट क्या था, रहने के विमेन ने स्टार्ट किया था। इसमें क्या था कि वो अपनी लाइफ को रेस्क्यू मतलब सॉरी पेड़ों को रेस्क्यू करने के लिए अपनी लाइफ को रिस्क पर रख रहे थे कि पहले तुम हमें मारो तब जाके तुम ये पेड़ को काट पाओगे, अगर तुम्हें पेड़ काटना तो तुम पहले हमें मारो। तो वो वाला मूवमेंट था ये। दिस इज़ अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ जनरल पब्लिक अवेयरनेस विच हैज़ बिकम अ वाइड स्प्रेड मूवमेंट इन द कंट्री एंड इज़ अ कमेंडेबल प्रोसेस टू कंजर्व ट्रीज। अच्छा, अब जो चिपको मूवमेंट का स्लोगन था, बस स्लोगन तो मैं याद रखना कि स्लोगन इसका था इकोलॉजी इज़ परमानेंट इकोनॉमी, बस और कुछ याद तो नहीं रखना इसमें। फिर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट में कुछ याद खास याद नहीं है। और यहाँ पे जो है ना एक गिव रीजन क्वेश्चन है बस, ये कि द कंट्री इज़ लूजिंग अबाउट 1.3 million hectares of forest cover every year. This will be detrimental to our national interest, hence the urgent need is for the conservation of forest. तो क्वेश्चन बनता है, why is there a urgent need for conservation of forest? हमें forest को कंजर्व क्यों करना है? Because the country is losing 1.3 million hectares of forest cover every year. ठीक है, और अगर ये चलता है तो दिस विल बी डेट्रीमेंटल टू अ नेचुरल इंडस्ट्री, हमारी इकोनॉमी भी डाउन चली जाएगी, इसलिए वी नीड टू कंजर्व फॉरेस्ट। फिर इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है, स्पेसिफिक पॉइंट्स है जिनमें से तुम्हें बस थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, और मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा क्या पता होना चाहिए बस उतना बता रही हूँ। एक तो ये सेकंड पॉइंट देखो, वेरियस रिसर्च प्रोग्राम्स टू प्रिवेंट वेरियस डिजीज ऑफ ट्रीज एंड मेक द फॉरेस्ट मेक प्रोडक्टिव एंड यूजफुल। देखो गवर्नमेंट ने क्या करा कि उन्होंने क्या ऐसे प्रोग्राम्स बनाए हैं जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि ट्रीज़ की डिजीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे और उन डिजीज़ को प्रिवेंट करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जो पेड़ है उनको कुछ भी डिजीज़ ना हो, ताकि जो हमारा जो पेड़ है वो हमारे कम्प्लीटली काम आ सके, वो पेड़ और प्रोडक्टिव हो सके, हम और अच्छा फॉरेस्ट प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं वो ट्रीज़। तो ऐसे हम क्या करेंगे, उनकी डिजीज़ को प्रिवेंट होने मतलब ताकि वो डिजीज़ ना हो, हम उन पेड़ को बचाएंगे। Then prevention of wildlife, as many species have become extinct and many are on the verge of extinction, कि हम वाइल्ड लाइफ को बचाएंगे क्योंकि काफ़ी जो स्पीशीज है वो ऑलरेडी एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ चुके हैं। तो इसलिए क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व फॉरेस्ट प्रमोट किए जा रहे हैं। ठीक है, बस इतना याद है ना। तो ये कैसे हो रहा है, बाय प्रमोटिंग बायोस्फीयर रिजर्व फॉरेस्ट। फिर प्लांटिंग मोर ट्रीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट्री टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। हम क्या करेंगे, इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने के लिए हम और नए ट्रीज़ को प्लांट करेंगे। एंड देन टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट फ्रॉम फायर, अ स्ट्रिप ऑफ लैंड बिटवीन द टू सेक्शन ऑफ फॉरेस्ट इज क्लियर। देखो आपको पता है जो जंगल में आग लगती है ना तो वो बहुत दूर तक फैल जाती है। तो हम क्या करेंगे, जो जंगल में है ना उसको कुछ कुछ मतलब जैसे थोड़ा सा ना बीच बीच में दो सेक्शन, हम लोग फॉरेस्ट को कुछ सेक्शंस में डिवाइड कर देंगे, एक बड़े से फॉरेस्ट को कुछ सेक्शंस में डिवाइड कर देंगे। एंड देन वो सेक्शंस में क्या करेंगे, हम एक स्ट्रिप ऑफ लैंड काट देंगे, मतलब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा स्ट्रिप ऑफ लैंड क्लियर कर देंगे। तो वो वहाँ से थोड़ा सा दो सेक्शन में थोड़ा सा फॉरेस्ट क्लियर कर जाएगा, स्ट्रिप ऑफ लैंड बनाई जाएगी, ताकि अगर थोड़े से पार्ट में आग लगती है तो वो पूरे जंगल में ना फैले। इस चीज़ को रोकने के लिए ये फॉरेस्ट लाइन बनाई गई, मतलब ये फायर लाइन बनाई गई, तो इस चीज़ को फायर लाइन कहते हैं। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है फायर लाइन के बारे में। ठीक है, फिर सिल्वी कल्चर के बारे में पता मुझे कि सिल्वी कल्चर होता है टिम्बर फार्मिंग, बस इतना बहुत है कि सिल्वी कल्चर टिम्बर फार्मिंग होता है। ठीक है, बाकी कुछ खास में नहीं याद रखना तुम्हें। फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड यूज़ तो तुम्हें ऑलरेडी पता है, तुम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो। क्या है, एयर प्योरीफाई करता है और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, सोर्स ऑफ इनकम है, ऑयल वगैरह इतनी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, टैनिंग हार्ट्स प्रोवाइड कर रहा है। तो ये तो चीज़ें तुम खुद भी लिख सकते हो, कुछ खास ऐसे पढ़ाने वाली चीज़ें है नहीं। इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखो, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं चीज़ें, इसलिए भी हम इन पर नहीं जा रहे हैं। हम अब नेक्स्ट टॉपिक्स पर जाते हैं। देखो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, इसमें क्या है, इसमें स्पेसिफिक पॉइंट्स बता रहे हैं जो तुम्हें पता होना चाहिए। एक तो रिफॉरेस्टेशन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। देन नेशनल पॉलिसी ऑफ 1988 जो कि थोड़ा सा ज़रूरी है, MCQ इससे पूछे जा सकते हैं। नेशनल पॉलिसी ऑफ 1988 इसमें कहता है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एज अ नेशनल हेरिटेज विद वास्ट वेराइटीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना, and then control of soil erosion and denudation in catchment areas of rivers, lakes and reservoirs, and check on the extension of sand dunes in the desert region। देखो ऐसे तुमसे 3 पॉइंट ऐसे पूछे नहीं जाएंगे, MCQ के लिए बस तुम इसको थोड़ा सा याद रखो कि वैसे पॉलिसी पूछी जाती है तो नेशनल पॉलिसी ऑफ 1988 लिख देना। बाकी MCQ के लिए बस ये पॉइंट्स पे पता चाहिए कि हाँ इसके अंडर ये पॉइंट्स थे कि नेशनल हेरिटेज के लिए कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट का और सोइल इरोजन को कंट्रोल करना, एंड देन सैंड ड्यून्स वगैरह को चेक करना राजस्थान जैसे एरियाज़ में। फिर है सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम। सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम में देखो क्या है,
Social forestry is the management and production of forest and afforestation of barren and deforestation land. अब देखो ऐसी लैंड्स जो खाली पड़ी है, जहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो चुकी है, उधर एफोरेस्टेशन करना है। ऐसे खाली लैंड्स पर एफोरेस्टेशन करना, उसको वो किसके अंडर था? वो था सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम के अंदर। तो इस सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम के अंदर था कि बैरन और डिफॉरेस्टेड लैंड्स के ऊपर हम क्या करेंगे? एफोरेस्टेशन करेंगे। एंड देन एग्रो फॉरेस्ट्री और फार्म फॉरेस्ट्री दोनों चीज़ें क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। इनमें स्टार मार्क करना है कि इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। इट इज़ एन इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ, तो छोड़ो, जो मैंने तुम्हें बस ब्रैकेट में दिया उतना ही पढ़ना है तुम्हें। इट कंबाइंस एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट्री टेक्निक्स टू क्रिएट मोर डाइवर्स प्रोडक्टिव एंड प्रॉफिटेबल लैंड यूज सिस्टम। इसमें क्या है कि हमें करेंगे एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट टेक्नोलॉजीज, जो एग्रीकल्चर की टेक्निक्स है और फॉरेस्ट्री की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको हम कंबाइन करेंगे, ताकि हमें एक काफ़ी प्रोडक्टिव और प्रॉफिटेबल लैंड यूज सिस्टम मिल सके। ठीक है, टू क्रिएट अ मोर डाइवर्स प्रोडक्टिव एंड प्रॉफिटेबल लैंड यूज सिस्टम। तो वो एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर था। फार्म फॉरेस्ट्री में क्या था? इट प्रमोट्स कमर्शियल ट्री ग्रोइंग बाय फार्मर्स। मतलब इसमें क्या है कि फार्म फॉरेस्ट में क्या है, तुम अपने खेतों में पेड़ को उगाओ। देखो तुम्हारे पास खेत है तो उससे पेड़ों को भी उगाओ। ठीक है, अपने खुद के खेतों में, अपने खुद की लैंड में तुम पेड़ को उगाओ। इस चीज़ को प्रमोट किसके अंदर किया गया? फार्म फॉरेस्ट्री में किया गया। तुम किस फायदे में जो है प्रमोट्स कमर्शियल ट्री ग्रोइंग बाय फार्मर्स ऑन द ऑनलाइन, और जो ट्री से जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो सेलेबल प्रोडक्ट्स होंगे, तुम उसको बेच भी सकते हो मार्केट्स में। ठीक है, इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग ट्रीज ऑन द फार्मलैंड टू प्रोड्यूस सेलेबल प्रोडक्ट्स लाइक टिम्बर, टैनिन एंड फोल्डर। टू एडवांटेजेस ऑफ फार्म फॉरेस्ट्री, उसके दो एडवांटेज भी है। तो ये क्या है, फार्म इनकम को बढ़ाएगा, कि जो फार्म में जो इनकम होती है उसको बढ़ाएगा, और एफॉरेस्टेशन को प्रमोट करेगा, और कम्युनिटी डेवलपमेंट को सपोर्ट करेगा। बस यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। बाकी लास्ट पेज पे समरी रखी है जो कि तुम पढ़ सकते हो एक बार। बाकी मैंने तुम्हें पूरी गाइडेंस दे दी है। वीडियो में भी थोड़ी सी लंबी हो चुकी होगी, बट ये चैप्टर मैंने कोशिश करी कि मैं तुम्हें एक एक पॉइंट को, एक एक लाइन को एक्सप्लेन करके समझा सकूं। तो आई होप तुम्हें कुछ सही चीज़ समझ आ चुकी होगी। बाकी ये वीडियो ना रिवीजन के टाइम के लिए काफ़ी अच्छी है, क्योंकि जब तुम रिवाइज करोगे तो तुम्हें याद आएगा कि हाँ ये टॉपिक्स थे और इसे ये क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये वीडियो ऐसी जो कि तुम्हें रिवीजन के टाइम पे काफ़ी हेल्प करेगी। तो तुम इसको एक बार जब तुम रिवाइज करोगे ना एग्ज़ाम से पहले, तो तभी इसको एक बार देखना। बाकी कोई भी डाउट है तो तुम उसको कमेंट कर सकते हो।